Sir. Yes. So we will be live in a 3, 2, 1. Sir, we are live now. You can start the session. Over to you, sir. A very good evening, and I'm Dr. Jitain. I am a consultant uro-oncologist and robotic surgeon at Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center. And I have also been active in managing COVID patients, especially in this emergency where all of us, despite coming from different streams, were taken. We had to manage COVID. And for past 1 year, we have been learning a lot about this disease. It's quite new to all of us actually, and I don't have any conflicts of interest to disclose. तो आज का हमारा जब हम कोविड के बारे में सुनते हैं, जब हम काफ़ी कुछ देखते हैं मीडिया में, न्यूज़ में, तो काफ़ी चीज़ें ना बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती हैं, काफ़ी चीज़ें इतने एम्फेसाइज करके बताई जाती हैं कि सच से कब वो परे हो जाती हैं पता भी नहीं चलता. So having knowledge about this disease gives power over the disease. तो इस बीमारी के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो हमें सही हो तो काफ़ी चीज़ें जो हम अपने खुद की समझदारी से हम अपनी ज़िंदगी में सुधार सकते हैं. तो जैसे कि हम हमारे कहते हैं तम समझो तेज जमे, हमें मतलब जहाँ आपको ज्ञान नहीं होता वहाँ अंधेरा ही होता है. तो आज के लिए हम कोशिश ये करेंगे कि हम कोविड-19 के बारे में जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं, हम उन्हें थोड़ा बेहतर समझें और हम उस नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में लगाएँ, ताकि जो कोविड के बारे में जो हमारा डर है, क्योंकि डर कोई बहुत हेल्पफुल नहीं होता है व्हेन यू आर फेसिंग एन एनिमी. यू हैव टू नो, आपको अपने एनिमी के स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपने एनिमी की वीकनेस पता होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए. तभी आप किसी लड़ाई को एक तरीके से जीत सकते हैं. सिर्फ डर और अनजाने में अगर आप किसी लड़ाई में उतर जाते हैं तो फिर हार एक्चुअली आपके निश्चित है. तो नॉर्मली आज जो मैं कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा वो मेडिकल ग्रेड नॉलेज है. ये वो बातें हैं जो हम पीयर्स में यानी आपस में डिस्कस करते हैं, या मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहूँ तो मैं उनको पढ़ाता हूँ. लेकिन हमने ये देखा है कि इतना सारा मिस इन्फॉर्मेशन है दुनिया में कोविड के बारे में, इतने मिथ, इतनी भ्रांतियाँ फैल गई हैं कि मुझे लगता है कि ये जानकारी सरल भाषा में हर आदमी के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी हमारी ज़िंदगी में अब एक अभिन्न हिस्सा बन के आ चुकी है. हमें इससे डील करना है. अभी भी सेकेंड वेव में भी हमने डील किया है और हमें आगे भी करते रहना पड़ेगा. तो मैंने कोशिश ये की है कि मेडिकल ग्रेड नॉलेज को सिंपल लैंग्वेज में, जितना कि एक स्कूल स्टूडेंट भी समझ पाएँ, क्योंकि अब जो थर्ड वेव लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव में लॉट ऑफ मतलब बूढ़े लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, सेकेंड वेव में यंग लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और अब संशय ये है कि लोगों के ये हो गया है कि शायद बच्चों को थर्ड वेव में ज़्यादा असर पड़े. तो मैंने कंटेंट को उसी तरह से थोड़ा टेलर डाउन किया है, बट नॉलेज सारी मेडिकल ग्रेड है. तो सबसे पहला मिथ, आज भी मेरे को मतलब सर पकड़ के बैठना पड़ता है जब कुछ लोग आज भी यकीन करते हैं कि कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं. और ये हमारे भारत में ही नहीं, ये विदेशों में भी ये हाल है. अगर कोई सर्वेज में देखें तो 15% लोग मतलब कह रहे हैं कि कोरोना जैसा कुछ होता ही नहीं है. कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी है, ये बस फार्मा कंपनीज या फिर वैक्सीन कंपनीज बैठ के ये भ्रम फैला रही हैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है. तो ये सच नहीं है, ये एक्चुअली एक रियल प्रॉब्लम है. और 16 करोड़ लोग दुनिया में इससे अभी तक ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें 34 लाख, ये आज का ही डेटा था, जिसमें 34 लाख से ऊपर लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं. इंडिया में अगर हम बात करें तो 2.6 करोड़ यानी 2.5 करोड़ से ऊपर केसेस हो चुके हैं, और उसमें 2.2 से ज़्यादा करोड़ केसेस रिकवर भी कर चुके हैं, पर नियर अबाउट 2.9 लाख, 2,90,000 से ऊपर मौतें इससे हो चुकी हैं. तो ये एक रियल प्रॉब्लम है. इस वक्त हमारी सिचुएशन ये हो गई थी कि सारे हॉस्पिटल्स में हमें और किसी मरीज के लिए बिस्तर ही नहीं बचे थे. तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कोरोना है ही नहीं, या तो वो सच देखना नहीं चाहते या वो सच देख ही नहीं सकते. अगर आप एक किसी गांव कस्बे में बैठे हैं और आपने घर से बाहर निकले ही नहीं है, तो ना आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में, तो मैं समझ सकता हूँ आप अगर ऐसी बातें करें, बट ये सच नहीं है. दूसरा जो मिथ है
जो मैं काफ़ी सुनता हूँ लोगों से जब भी हम बातें करते हैं, कि ये बीमारी तो किसी को समझ आई ही नहीं है, ये तो सब बस ऐसे ही क्लूलेस घूम रहे हैं, तो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये ना हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि ये क्यों होता है। मतलब एक ना साइकिल ऑफ एक्सेप्टेंस हम बोलते हैं, और इसे हम इंडिविजुअल के लेवल पे भी देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी देखते हैं, कई कई तो देशों में भी आप देखोगे कि उनका ये हाल हो रखा है। तो वो नॉर्मली जी रहे होते हैं, जब उनको कुछ बुरी खबर सुनाई जाती है तो वो पहले डिनायल में ही जाते हैं, वो कहते हैं ये सच हो नहीं सकता, ये हमें नहीं हो सकता, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये प्रॉब्लम हो, ये डिनायल है। एंड ये आपने लोग देखे, मतलब अभी मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया 15% लोग तो डिनायल मोड में है, ये तो होता ही नहीं है। फिर जब आपके घर में कोरोना आ जाएगा तो फिर आप एंग्री, मतलब यू आर एग्रेसिव, मतलब यू जस्ट कांट बिलीव इट कि ये हुआ। उसके बाद डिप्रेशन भी होता है, लोगों ने सुसाइड किए हैं कोविड के डायग्नोसिस के बाद, क्योंकि सिंपली बिकॉज उनको जानकारी ही नहीं थी कि मतलब आगे क्या होता है इस डिजीज में। ऑफ कोर्स मतलब फिर बाकी स्टेजेस चलती हैं। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सार्स कोव 2 या कोविड 19 जिसे हम समझते हैं वो है क्या। तो ये एक वायरस है, ठीक है, आरएनए वायरस बोलते हैं इसको। आरएनए मतलब हमारे जो शरीर है उसमें जो ऑर्गेनिक जो हमारा हिस्सा है हमारे शरीर का, वो 3 भागों से चलता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में कोड होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए के फिर बाद में प्रोटीन बनाते हैं। तो मतलब इस तरह से हमारे शरीर के जो जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस फैमिली है, ये 7, इसमें आप देख सकते हैं इतने सारे वायरसेस हैं कोरोना वायरस फैमिली में। इसमें 7 वायरसेस हैं जो ह्यूमंस में बीमारी करते हैं। इनफैक्ट इसमें से 4 वायरसेस कॉमन कोल्ड के ही वायरस हैं, यानी जो सर्दी जुकाम जो हम सदियों से होता आया है हमें, वो कोरोना वायरस फैमिली के ही हैं, 4 वायरसेस हैं जो करते हैं। लेकिन इस फैमिली के 2 वायरसेस ने पेंडेमिक किए हैं। 2002-4 में सार्स का पेंडेमिक किया था पूरी दुनिया में, और 2012 में मर्स, इसे हम मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं, तो ये भी कोरोना वायरस फैमिली का ही था। ये थोड़ा कम फैला था लेकिन ये भी हुआ था 2012 में। तो यानी 2 बार कोरोना वायरस फैमिली के वायरसेस ने पेंडेमिक किए हैं। तो जैसा कि कहते हैं कि तीसरी बार गलती नहीं, तीसरी बार इरादा होता है। तो हमें इस वायरस के अगेंस्ट कुछ तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने कहा, हम पहले वायरस की कमी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो हम समझें अगर कि वायरस होता क्या है, तो आप नॉर्मल जो जैसे हम हैं इस वक्त, हमें जिंदा रहने के लिए हमारे जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। उन सेल्स में डीएनए भी होता है, डीएनए को फिर वो आरएनए में ट्रांसक्राइब करते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन्स में। तो एक पूरी सेलुलर मशीनरी होती है हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर, और हमारी बॉडी का हर सेल इंडिपेंडेंटली जी सकता है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, आप इसका सेलुलर स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इस वायरस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए का स्ट्रैंड होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, हमें डीएनए, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन, इस तरह हमारी मशीनरी चलती है। अब इस वायरस के पास, बेचारे के पास, सिर्फ आरएनए होता है। तो इसका आप सीधा मतलब क्या निकाल सकते हो कि अकेला ये वायरस जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये वायरस डिवाइड ही नहीं हो सकता। यानी अगर ये एक वायरस पड़ा है एटमॉस्फेयर में और ये बाहर पड़ा है कि ये किसी के होस्ट के अंदर नहीं है, तो ये अपने आप से एक का दो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इस वायरस की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड, यानी सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होता है, जो कि इस वायरस की जिंदगी या जीवन यापन उससे नहीं चल सकता। तो ये वायरस किसी, जब तक किसी होस्ट को इन्फेक्ट नहीं करता तब तक ये वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम चाहिए, इसे पहले हमें इन्फेक्ट करना होगा, फिर ये हमारे अंदर ही मल्टीप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो बाहर रहे रहे एक का दो हो ही नहीं सकता। तो ये हमने सार्स वायरस से, थैंकफुली ये वायरस में काफ़ी कॉमनैलिटी थी। तो ये वायरस हमें इन्फेक्ट करता कैसे है, तो आप जैसे देखेंगे ये वायरस था, इसके ऊपर कुछ स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स को क्राउन की तरह, इसलिए इसको कोरोना वायरस बोलते हैं।
तो ये जो एस प्रोटीन होता है इस वायरस के अंदर, एक एस प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में एस2 रिसेप्टर होता है, उसके साथ बाइंड करता है। जब ये एस2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तब ये अंदर घुस पाता है। बिना इस लॉक के ये वायरस अंदर घुस नहीं सकता। और ये सिर्फ और सिर्फ ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ने हमारी सारी वैक्सीन स्ट्रैटेजी को ड्राइव किया है। तो इस वक्त दुनिया में जितने भी हमने वैक्सीन बनाई हैं उसमें हमने कोशिश ये की है कि ये जो बाइंडिंग है, ये जो इसका एस प्रोटीन है, ये इस रिसेप्टर को बाइंड ना कर पाए। हमने ये भी देखा है कि अगर जैसे हमारा शरीर जब भी कोई वायरस आता है तो वो एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। तो अगर ये एंटीबॉडीज किसी तरीके से इस एस प्रोटीन की रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन बोलते हैं, आरबीडी डोमेन, अगर ये उसको बाइंड कर जाए एंटीबॉडीज, और जब हमारे शरीर में नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो भी यही एंटीबॉडीज बनती हैं। तो अगर ये एंटीबॉडीज इसको बाइंड कर जाएं तो ये वायरस ना सिर्फ मर जाता है, ये शरीर के अंदर घुस नहीं पाता और मतलब खत्म हो जाता है। तो ये जब शरीर के अंदर एक सेल के अंदर प्रवेश करता है उसके बाद ये अपने सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाता है और फिर अपने प्रोटीन्स और सारा डैमेज करता रहता है। तो एस प्रोटीन इज अ टारगेट प्रोटीन। तो अभी तक इसकी दो कमजोरियों से हम दो स्ट्रैटेजीज तो, हमें पता है कि ये हमारे शरीर के बाहर मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता। और वायरसेस जो होते हैं ना वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। अगर उन्हें ज़रा भी टेम्परेचर बढ़ जाए, पीएच घट जाए, यानी अगर उन पे सफाई कर दो, आप साबुन से ही धो लो, ये वायरस ज़िंदा नहीं रह पाते। तो मतलब अगर इन्हें हम अपना शरीर ना दें, क्योंकि ये हमारा शरीर में चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये बाहर शरीर के अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो दिस इज द रीजन वाई सरकार ने काफी समझाने की कोशिश करी कि आप इस वायरस के ट्रांसमिशन चेन को रोकिए। ये बहुत, यही सारा कंसेप्ट है बिहाइंड आइसोलेशन एंड बिहाइंड क्वारंटीन। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जैसे ही कोई इन्फेक्ट हुआ मरीज, अब वो और लोगों को ये एटलीस्ट वायरस ना दे पाए, उसका वायरस उसी आदमी के शरीर की, जो शरीर लड़ेगा, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो वायरस को खत्म कर देगा। तो उसी के साथ वो कहानी वहीं खत्म हो जाए। और ये स्ट्रैटेजी नंबर वन शुरुआती पार्ट ऑफ पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि वैक्सीन को बनाने के लिए हमें वायरस को समझना पड़ता है। तो जैसे ये जो नॉलेज है आज जो हमें है कि ये जो एस प्रोटीन है, इसको अगर हम टारगेट करें तो हम वायरस को अटैक करने से रोक सकते हैं। तो यही हमारी वैक्सीन की अब स्ट्रैटेजी नंबर 2 रही है। तो इसी में जैसा मैंने समझाया, अगर आप एंटीबॉडी बना लें, आप वैक्सीन से एक्सपोजर ले लें, और आपका शरीर, वैक्सीन जो है बेसिकली उसी एस प्रोटीन को टारगेट करती है, आपका शरीर, हम वैक्सीन में करते क्या है, हम बेसिकली यही जो एस सब यूनिट है, ये जो प्रोटीन है, हम आपके शरीर को वो एक्सपोज कराते हैं ताकि आपका शरीर उसे पहचान ले, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले, ताकि जब असल वायरस आके आपको इन्फेक्ट करे तो आपके शरीर की पुरानी एंटीबॉडी जो पहले बन चुकी थी वैक्सीन की वजह से, वो यहाँ आके अटैच कर जाएं और वायरस अपना काम ना कर पाए। तो तीसरे मिथ की बात करते हैं। लोग अब उनको जब थोड़ी बहुत कोविड समझ आने लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो फिर वो उसे हल्के में लेने लगते हैं। इट्स जस्ट अनदर फ्लू, आई डोंट हैव कफ एंड कोल्ड, और मुझे तो कोविड है ही नहीं, मुझे कोई खांसी जुकाम नहीं है। तो देखिए, ये जो वायरस है, जो मैंने बताया कि ये सेल्स को एस2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अटैक करता है, ये जो रिसेप्टर है ये मोस्ट कॉमनली लंग्स के जो सेल्स होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो ये वायरस, यस, वहाँ जाके अटैक करता है। ये हमारे नाक की एपिथेलियम, हमारे गले की एपिथेलियम, ये जितनी भी रेस्पिरेटरी सीलिएटेड सेल्स बोलते हैं, वहाँ पे जहाँ भी ये सेल होते हैं वायरस उधर अटैक करता है। इस वायरस की खास बात यह है कि ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों को अटैक करता है। मतलब ये कि नाक, गला और फेफड़ा तीनों जगह सीधा जा सकता है ये। इसको ज़रूरत नहीं है कि पहले नाक में जाए, फिर गले में जाए, फिर फेफड़े में जाए। हालांकि ये वो भी करता है, पर ये सीधा फेफड़े में भी जा सकता है क्योंकि वो सेल्स में एस टू रिसेप्टर वहाँ है। लेकिन इसके अलावा एस टू रिसेप्टर हमारे बॉडी के और भी सेल्स में है, जैसे कि इंटेस्टाइन के सेल्स, यानी आंतों के सेल्स, हमारे हार्ट के सेल्स, हमारे ऑल्फैक्टरी सेल्स, ऑल्फैक्टरी मतलब जैसे हम सूंघते हैं जिससे हमें अलग अलग स्मेल पता चलती है, वहाँ भी ये रिसेप्टर है। तो अब आप समझ रहे होंगे
कि क्यों कोरोना वाले मरीजों को डायरिया भी होता है, क्योंकि वो वायरस आंतों के सेल्स में जाके इन्फेक्शन करता है। क्यों उनकी स्मेल चली जाती है, क्योंकि ये वो जो स्मेल वाले सेल्स हैं वहाँ भी एच टू रिसेप्टर होता है, ये वहाँ भी इन्फेक्शन करता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के जो हेल्पफुल हेमाटोपोएटिक सेल्स जिनको हम बोलते हैं, यानी कि वो जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ये उनको भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, हालांकि ये उनमें डिवाइड नहीं करता, लेकिन ये उनको इन्फेक्ट करके किल कर सकता है। तो जैसे ही आप ये समझेंगे आपको समझ आएगा कि फीवर होना वो तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है, क्योंकि जब शरीर में लड़ाई चल रही होती है तो साइटोकाइंस चल रहे होते हैं तो फीवर आता है। तो उसके अलावा सिम्टम्स कैसे भी जा सकते हैं, आपको बॉडी में हो सकता है गला खराब ना हो पर आपका शरीर दुख रहा हो, आपको डायरिया हो रहा हो, आपको आंखें लाल हो, आपको सर दुख रहा हो। इसमें जो लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल है ये क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोविड मानते हैं। अगर किसी मरीज को ये है तो हम कहते हैं कि उसका आरटीपीसीआर नेगेटिव भी हो तो भी हम उसे कोविड ही मानेंगे। दिस इज एज गुड एज एन आरटीपीसीआर टेस्ट। इसके अलावा आपको रैशेस हो सकते हैं स्किन पे, फिंगर्स और टोज पे। इसमें कुछ सिम्टम्स सीरियस होते हैं और उन्हें पहचानना बहुत 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 ज़रूरी है। वो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी उनको सांस लेने में तकलीफ, यानी सांस तेज तेज चलना, और मतलब उनको लगता है, उन्हें घबराहट होने लगती है, उनको छाती में दर्द रहने लगता है, या फिर अगर ये नर्व सेल्स को इन्वॉल्व कर लें, ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, तो लॉस ऑफ स्पीच यानी आवाज़ चली जाए या बिल्कुल मतलब शरीर में मूवमेंट खत्म हो जाए। तो लोग ये अक्सर सोचते हैं कि जैसे मेरे को आज सिम्टम आए और मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया तो मेरे आसपास अब सब ठीक रहना चाहिए। ये एक्चुअली थोड़ा सही भी है पर थोड़ा गलत भी है। अब इसको समझने की कोशिश करिए। तो कोविड फैलता कैसे है? कोविड को हमारे शरीर में स्प्रेड करने के लिए सिक्वेंशियल अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट एक रास्ता है उसके लिए। पहले वो क्या करेगा, हमारे नाक को आके इन्फेक्ट करेगा, नाक के सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, फिर धीरे धीरे थ्रोट के सेल्स इन्फेक्ट होंगे, फिर धीरे धीरे माइक्रो एस्पिरेशन यानी जब हम सांस अंदर गहरी लेते हैं छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारे डीपर लंग टिश्यूज में चली जाती है, तो फिर वो वहाँ इन्फेक्ट करता है। दूसरी थ्योरी ये है, क्योंकि एच टू रिसेप्टर तो सीधा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी है, वायरस जो है क्योंकि हवा का ही हिस्सा बनता है, तो ये सीधा हवा फेफड़े के गहरे हिस्सों में जाती है, तो ये डायरेक्टली भी इन्वॉल्व कर सकता है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसे हम यूज कैसे करें इस इंफॉर्मेशन को? तो शुरू में जब हमने स्टडीज की तो हमने ये पाया कि सिम्टम्स तो आपको ज़्यादातर केसेस में शुरू में ही आ जाएंगे, यानी कि आपको कांटेक्ट हुआ किसी कोविड पॉजिटिव आदमी से तो 5वें दिन के अंदर ज़्यादातर लोगों में सिम्टम्स आ जाएंगे। बहुत कम लोगों में कई बार दूसरे दिन में सिम्टम्स आ जाते हैं, पर ज़्यादातर लोगों की अगर आप बात करें तो 12 दिन तक हमने देखा कि सिम्टम्स आने में लग जाते हैं, और कईयों को 14 दिन भी लगे हैं। तो इसको हम एक 14 डेज का एक कॉमन पीरियड मानते हैं कि आज आपको एक्सपोजर है, अगले 14 दिन तक आपको कभी भी सिम्टम आ सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इससे पहले कि वो शरीर में आपके सिम्टम्स दें, क्योंकि उसे पहले आपके नाक के या गले के या फेफड़े के सेल्स को इन्फेक्ट करना होता है, उसके बाद ये शरीर में अपना बड़ा खेल करता है। तो वो जब नाक या गले में इन्फेक्ट हो रहा था तो शुरू में सिम्टम्स नहीं भी होते। तो in fact स्टडीज शो कि पीपल एक्चुअली आर मोस्ट कंटेजियस, यानी उनके संक्रमण फैलाने की क्षमता 1 या 2 दिन पहले, जब वो बीमार हुए थे उससे 1 या 2 दिन पहले सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर आज बुखार पहली बार आया है तो आप उसके 1 या 2 दिन पहले से ही आप स्प्रेड कर सकते थे ये बीमारी, क्योंकि आपके उस वक्त वो नाक में गले में वो ग्रो कर रहा था, और वो जब आप सांस बाहर छोड़ते थे तो वो बाहर जा रहा था। तो इट कैन बी कंटेजियस 1 to 2 days बिफोर यू फॉल सिक। तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट, तो अब हम बात करते हैं कि ये फैलता किस तरीके से है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। 1 साल तक अब जाके डब्ल्यू एच ओ ने फाइनली एग्री किया है कि ये वायरस हवा के थ्रू भी फैल रहा है। तो पहले 1 साल तक डब्ल्यू एच ओ क्या कहते रहे कि ये ये एक ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। ड्रॉपलेट का मतलब ये कि जब हम सांस लेते हैं, अब जैसे बोलते हैं, छींकते हैं, तो हमारे छोटी छोटी थूक की ड्रॉपलेट मुंह से निकलती हैं, ये वायरस उसके अंदर होता है। और जहां तक जैसे कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो जहां तक ड्रॉपलेट ट्रैवल करेगी वहां तक वायरस जाएगा। तो इसीलिए आप सुनते आए कि 6 फीट की दूरी बना के रखिए, क्योंकि आमतौर पे
आदमी कोई तेज छींके खाते तो भी वो ड्रॉपलेट 6 फीट की दूरी तक आ रही होती थी। लेकिन अब डब्ल्यू ने ये माना है कि ये वायरस और भी फाइनर, इट डजंट, उसको ड्रॉपलेट की एग्जैक्टली जरूरत है नहीं, वो हालांकि ड्रॉपलेट से जाता है, लेकिन बिना ड्रॉपलेट के भी वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी कर सकता है, यानी कि ये कि वो हवा में थोड़े टाइम के लिए जिंदा रह सकता है बिना ड्रॉपलेट का साथ लिए भी। तो दिस हैज बीन अ रैडिकल एक्नॉलेजमेंट ऑन पार्ट ऑफ डब्ल्यूएचओ, जो अब जाके उन्होंने स्टडीज देखने के बाद माना है। तो इसका हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो जैसे कि अगर मान लो कोई कोविड मरीज था, वो एक कमरे में है जो कि वेंटिलेटेड नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं उससे 6 फीट से ज़्यादा दूरी पे हूँ तो उस तक मेरे को ड्रॉपलेट तो उसकी आएगी नहीं, तो मैं मास्क हटा सकता हूँ नहीं, क्योंकि उसके कमरे की हवा में वो वायरस रह सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मास्क जो है उसे हटाना नहीं चाहिए। तो इसका इम्प्लीकेशंस और भी है। अगर आप सपोज किसी क्राउडेड प्लेस में खड़े हैं, ठीक है, अब क्राउडेड प्लेस में वहाँ पे कितने ही लोग हैं, किसी को वायरस कोविड इन्फेक्शन है नहीं, उसे शायद पता भी नहीं है कि उसे इन्फेक्शन है, और वो वहाँ खड़ा है और वो हवा में वायरस छोड़े जा रहा है, भले ही वो आपसे 2 मीटर की दूरी पे भी हो, लेकिन अगर वो वहाँ पे काफी देर से वायरस छोड़ रहा है, तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि हर ज़रा सी हवा से आपको वायरस हो जाएगा। वायरस की हवा में एक कंसंट्रेशन होनी चाहिए काफ़ी अच्छी खासी, फिर आपको काफ़ी देर तक वो हवा अंदर लेनी होगी, तब जाके वायरस की आपको डोज़ मिलेगी जो आपके शरीर के अंदर संक्रमण कर पाएँ। तो हम आम तौर पे एक रफ फिगर देते हैं कि 15 मिनट, अगर आप वायरस से संक्रमित हवा 15 मिनट तक बिना मास्क के अंदर लेते हैं, तो सफिशिएंट अगर वहाँ पे स्ट्रेंथ है वायरस के, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। हमने ये भी देखा कि रेस्टोरेंट में जब लोग गए हैं, तो वो भले ही दूर बैठे हैं, 6 मीटर दूर बैठे हैं, तब भी उनको वायरस मिला है, क्योंकि वो मास्क उतार के खाना खाया था, लेकिन उधर हवा में वायरस था। वो इसलिए कि मतलब वहाँ पे कोई कोविड इन्फेक्टेड था आदमी जो काफ़ी समय से था, जिसने हवा में काफ़ी अमाउंट ऑफ वायरसेस रखे। तो चलो अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें अब भी की पॉइंट ये समझना है कि जो की मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि कोविड के अंदर जाने का, वो है इनहेलेशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो इसको डब्ल्यूएचओ ने अब माना है कि हम सांस से अंदर लेते हैं। दूसरा, एक्सपोज म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन यानी जैसे कि हमारी नाक, मुंह, आंखें, तो अगर वायरस उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाए ड्रॉपलेट्स के थ्रू। उसके बाद तीसरा, अगर हम अपने ही हाथों से हम खुद को वायरस दे दें, तो यानी क्या होता है कि वायरस अगर सरफेस पे पड़ा है, कहीं पे ड्रॉपलेट पड़ी है, उसमें वायरस था, आपने से छुआ और आप अपने हाथ को अपने नाक या गले मुंह में ले गए, तो आप वायरस को ले सकते हैं। अगर आप अभी तक ये बात समझ रहे हैं तो आपको थोड़ा यूँ समझ आने लगेगा कि ये जो हाथों से वायरस मुँह में और अंदर जाता है, इसके लिए आपको वायरस काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में चाहिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली गंदी जगह में तो हाथ डालेंगे नहीं, आप यूजुअली ड्राई सरफेसेस पे ही आपका हाथ होगा, तो उधर वायरस की स्ट्रेंथ इतनी होती नहीं है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे वायरस मिलने के सबसे ज़्यादा चांस किस तरह से हैं, तो मैं उसे कहूँगा आपके सबसे ज़्यादा चांस है कि आप उस हवा में सांस ले रहे हो जहाँ वो वायरस हो, यानी आपके आसपास कोविड का मरीज हो या भीड़ हो जहाँ पे वो वायरस काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया हो, नॉन वेंटिलेटेड स्पेस, पहला। दूसरा ये कि आप ड्रॉपलेट्स के थ्रू, मतलब वो आप डायरेक्टली आपके शरीर पर, तो दूसरा आपके खुद के हाथ, अगर आप उन्हें ले जा रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली लोग काफ़ी डरते हैं जब वो इस तरह की रिपोर्ट पढ़ते हैं कि वायरस 20-20 दिन, 28-28 दिन तक जिंदा रह रहा है सरफेसेस पे, और नोटों पे भी जिंदा है, 20 दिन तक एक नोट पे जिंदा रह रहा है। यस, वायरस जिंदा रह सकता है, लेकिन ट्रांसमिशन बाय दैट रूट, जहाँ पे आप एक नोट को छुएंगे और फिर आप नोट की छुई हुई उंगली जहाँ पे एक्चुअली काफ़ी कम कंसंट्रेशन में वायरस होगा, फिर उसे आप अपने मुंह में ले जाएंगे, वहाँ पे आपको कितनी डोज वायरस की मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बाय सच रूट इज ओनली, इट्स क्वाइट लो, मतलब काफ़ी कम है, इट इज़ हार्डली 1 in 10,000। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोज एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज रूट, कि आपने कंटामिनेटेड सरफेस को छू के अगर आप अपने हाथ को अपने मुंह को और या आँख की तरफ या नाक की तरफ ले गए हैं, तब वो वायरस आपके शरीर को मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हैंड हाइजीन,
इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी भी आप एक संक्रमित व्यक्ति के पास, तो अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो जैसे हम डॉक्टर हैं तो हम रोज ही कोविड के मरीज देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें इतना वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना हो सकता था। तो उसका एक कारण ये है कि हम हमेशा मास्क पहन के मरीज के साथ बात करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा नाक और मुंह प्रोटेक्ट हो जाता है, आंखों पे हम फेस शील्ड लगा लेते हैं, या फिर चश्मा होता है, या फिर आंखों पे फिर भी मतलब डायरेक्ट ड्रॉपलेट अगर आपको नहीं मिल रही तो बहुत ही अनलाइकली है कि आपको मिलेगा। फिर हम हाथों को रेगुलरली सैनिटाइज करते रहते हैं, तो मतलब हाथ को धोते रहते हैं, या फिर मतलब कोशिश ये करते हैं कि हाथों को, क्योंकि आपने मास्क तो पहना ही है तो नेचुरली आप अपने हाथ को अपने नाक या मुंह में ले जा भी नहीं पाएंगे। तो इस कारण से ही हमें इन्फेक्शन एक्चुअली नहीं होता। तो लोग काफ़ी डरते हैं कि ओहो हमारे घर में तो कोविड मरीज है, अब हम क्या करें, हम उसकी कैसे देखभाल करेंगे। अगर आप खुद मास्क पहने और आप अपने साफ सफाई का ध्यान रखें, कि आप मरीज को एक्चुअली बेयर हैंड से भी छू सकते हैं, हम छू, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वी मेक श्योर कि अगर ऐसा हमने किया भी है तो हम अपने हाथों को तुरंत धो लेंगे, उनको शरीर के किसी और हिस्से पे नहीं लगाएंगे। वैसे हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप किसी कोविड मरीज की देखभाल कर रहे हैं तो आप उसको ग्लव्स पहन के करें, ताकि आपके हाथों में संक्रमण कम हो। और ग्लव्स पहनने या उतारने के तरीके आपको सीखने चाहिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगी कि कैसे आप उनको पहने और उतारें, ताकि आपके शरीर के बाकी हिस्सों को ग्लव्स ना छुएं। तो इस तरीके से आप बिना डरे एक्चुअली काफ़ी सेफ्टी के साथ एक कोविड के मरीज की देखभाल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर घर में कोई कोविड का मरीज है तो कोशिश करिए कि उसका जो रूम है वो वेल वेंटिलेटेड हो, वेल उसमें मतलब काफ़ी हवा आ जा सके, मतलब खिड़कियाँ हों, और उसमें धूप आ सके अगर हो पॉसिबल तो। और उसमें आप ये कोशिश करिए कि उस रूम की हवा घर के बाकी हिस्सों की तरफ ना जाए, रादर खिड़की से बाहर की तरफ जाए, क्योंकि जो ओपन एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर ये वायरस इतनी कंसंट्रेशन में रहना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक सेफ तरीका है। तो एक और कॉमन मिथ है कि मैं तो देखता रहता हूँ भाई कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, सम कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, कुछ लोगों को इतना कुछ हो जा रहा है। कोविड तो स्कैम है, डॉक्टर्स का ना बनाने का, फार्मा कंपनीज का पैसे बनाने का तरीका है, वैक्सीन स्कैम है। फिर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे तो कोविड पहले हुआ था, अब तो मुझे वैक्सीन की क्या जरूरत है, मुझे तो इम्यूनिटी मिल गई। तो नेचुरल इन्फेक्शन इज द बेटर डिफेंस, नेचुरल इज ऑलवेज बेटर, कुछ लोग ये समझते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी इम्यूनिटी काम कैसे करती है। तो पहले ना लोग, जैसे आप लोग सोचते होंगे कि कोविड तो नया वायरस है तो हमारा शरीर इससे कैसे लड़ेगा, ओह माय गॉड, मतलब इसे कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे हराना है। पर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में शरीर एक्चुअली हरा देता है, 80% केसेस में आपका शरीर कोविड को हरा देगा। तो वो शरीर में काम कैसे करते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब वो सेल्स होते हैं जो शरीर में बस ये ढूंढते रहते हैं कि गड़बड़ क्या लग रहा है। ये शुरुआती जो भी कोई संक्रमण होता है वायरस का या बैक्टीरिया का भी, तो सबसे पहले लाइन ऑफ डिफेंस में ये आते हैं सामने। तो ये क्या करेंगे, जहां भी इन्हें कुछ गड़बड़ी लगेगी ये उस एरिया को अटैक करते हैं, फिर उससे सीखते हैं, और जो भी उन्हें वायरस को मारने के बाद जो भी एंटीजेंस और जो भी मतलब वायरस के हिस्से होते हैं, उनको वो शरीर के बी सेल्स और टी सेल्स को पकड़ा देते हैं, जो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं। ये वो इम्यूनिटी है जो सीख रही है, तो वो उस इम्यूनिटी वाले हिस्से को दे देते हैं, और फिर वो सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं और वो एंटीबॉडीज वगैरह बनाते हैं। तो हमारे शरीर के दो इम्यूनिटी के सिस्टम होते हैं। इनेट इम्यूनिटी को ग्रो करने के लिए कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए, उसे बस एक गड़बड़ एरिया दिखना चाहिए, जहाँ भी वो कुछ गड़बड़ी दिखेगा इनेट इम्यूनिटी अपना काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो अडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स को सिखाने लगती है कि हाँ देखो ये गड़बड़ था, यहाँ ये वायरस था, मैंने ढूंढा, इसे मारा, उसके बाद ये उसके टुकड़े हैं, अब तुम समझो कि ये वायरस को कैसे आगे फ्यूचर में आए तो कैसे करना है। तो बी सेल्स और टी सेल्स एक फिर हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स उसी टाइम लाते हैं या फ्यूचर में लाते हैं, अगर वहाँ वायरस जिंदा हो या फ्यूचर में दोबारा आए। तो जो अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन थी उसको हम अब समझ सकते हैं थोड़ा बेहतर। जैसे कि मैंने बताया था कि सार्स कोव 2 एक कोरोना वायरस फैमिली का हिस्सा है, जिसमें 4 वायरस थे जो कॉमन कोल्ड करते हैं। कॉमन कोल्ड आम सर्दी जुकाम। तो एक्चुअली कॉमन कोल्ड के वायरसेस ये सार्स कोव 2 वायरस से काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं। तो इसलिए हमारे कई लोग, उनकी जो इम्यूनिटी है वो, क्योंकि सार्स को कॉमन कोल्ड वायरस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो सार्स को भी फाइट कर सकें।
तो इसलिए हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों में इन्फेक्शन एक्चुअली सीरियस होता ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर किस्मत से वो एंटीबॉडीज हैं जो शायद सार्स कोव को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। क्योंकि सार्स कोव से मिलते जुलते 4 कॉमन कोल्ड वायरसेस हो सकता है कि उन लोगों में पहले एक्सपोजर रहा हो और उनके इम्यून सेल्स अभी भी उनको समझ के मतलब एक नए इन्फेक्शन को लड़ पाए। तो जैसा कि मैंने समझाया कि सबसे पहले आपके नेचुरल किलर सेल्स, इननेट इम्यूनिटी में हम नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स लड़ेंगे। उसके बाद वो शरीर के बाकी सेल्स को सिखा देंगे कि ये वायरस पहचानो और आगे से आए तो इससे लड़ना। तो इसमें नेचुरल किलर सेल्स जब लड़ने जाते हैं तो वो इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं। तो इंटरफेरॉन्स में भी टाइप 1 इंटरफेरॉन ये की स्टेप होता है जिसके थ्रू नेचुरल किलर सेल्स टाइप 1 इंटरफेरॉन पाथवे से वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं। तो बी सेल्स और टी सेल्स ये बाद में आते हैं और ये एंटीबॉडीज वगैरह बनाते हैं, तो उससे हमारे को और भी स्ट्रेंथ मिलती है वायरस से लड़ने की। और फ्यूचर इन्फेक्शन में क्योंकि ये टी सेल्स मेमोरी सेल्स भी बन जाते हैं शरीर के, तो फिर जब भी फ्यूचर में कभी वायरस आता है तो टी सेल्स दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं, जाग जाते हैं और फिर से कहते हैं एंटीबॉडी बनाओ, वायरस को खत्म करो। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि कुछ लोग तो इन्फेक्ट हो रहे हैं, बहुत सीरियस जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। ये जो कोरोना वायरस है, ये कुछ स्मार्ट चीज़ें करता है। ये क्या करता है, टाइप 1 इंटरफेरॉन जो मैंने बताया था बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इस पाथवे के थ्रू आपके नेचुरल किलर सेल्स कोरोना वायरस को मारते हैं। कोरोना वायरस उस पाथवे को छुप के उससे बचना जानता है। यही एक कारण भी एक्चुअली जो कॉमन कोल्ड के वायरसेस है, अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे तो जुकाम हुआ एक बार हुआ तो मुझे तो कभी दोबारा होना ही नहीं चाहिए, पर आप तो देखोगे ज़िंदगी भर ज़ुकाम होता रहता है, मतलब 1 साल में 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, हर साल हुए जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कोरोना वायरस फैमिली है, पूरी फैमिली इंक्लूडिंग द कॉमन कोल्ड वायरसेस, इनको टाइप 1 इंटरफेरॉन पाथवे को छुप के निकलना, उनसे बचना आता है। तो ये डिसरेगुलेट कर देते हैं टाइप 1 इंटरफेरॉन रिस्पॉन्स को। इनफैक्ट हमने देखा कि जिन लोगों को सीरियस डिजीज हुई है, उनमें ये वायरस ने काफ़ी डिसरेगुलेट किया टाइप 1 इंटरफेरॉन रिस्पॉन्स को। तो इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि ऑटो एंटीबॉडीज बनी उनके शरीर में टाइप 1 इंटरफेरॉन। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों कुछ लोगों में तो वायरस हल्का होकर रह जाएगा, लेकिन कुछ लोगों में जहाँ ये टाइप 1 इंटरफेरॉन पाथवे को इवेड कर जाएगा, जहाँ ये वायरस फिर ये ग्रो कर सकता है और ये फैल सकता है। ठीक है? तो ये जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या हम आज, जैसे ये बात हम भी एग्जैक्टली हम रिसर्च का ही हिस्सा है कि क्या कोविड वायरस से आज हमें इन्फेक्शन हुआ तो क्या ये ज़िंदगी भर हमें इम्यूनिटी देगा? तो हमने देखा है कि जो इसी के जो 2 प्रीवियस पैंडेमिक थे, सार्स और मर्स, उसके अंदर हाँ, सार्स कोव पैंडेमिक में 13-13 साल बाद भी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज थी। मर्स में हमने देखा कि 3 साल बाद भी मतलब लोगों में एंटीबॉडीज थी, तो लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज तो बनी है। लेकिन अब हमें कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आप समझ पा रहे हैं कि टाइप 1 पाथवे से ही ये वायरस इवेड कर जाता है, तो आप समझ सकते हैं क्यों कुछ लोगों को बार बार इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा। तो जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों में अक्सर हम देखते हैं जुकाम ज़्यादा होता है और बार बार होता है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स, एक तो इम्यून सिस्टम एक अंडर डेवलप्ड होता है, फुल्ली मेच्योर नहीं होता। उस पे ये वायरस आता है, ये वायरस टाइप 1 पाथवे को मतलब इवेड कर जाता है, मतलब उससे छुप के निकल जाता है साइड से। तो उनके शरीर में ये वायरस आता है, एंटीबॉडीज नहीं बन पाती, वो बीमार पड़ते हैं। कुछ टाइम बाद वो एंटीबॉडीज क्योंकि इतनी ज़्यादा खास बनी नहीं है, या बनी भी है तो हल्की बनी है, और वो एंटीबॉडी का असर जब खत्म हो जाता है तो आप देखते हैं कि वही जुकाम उन्हें फिर से हो जाता है। ठीक है? तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये मैं क्रिटिकली आप लोगों को समझना होगा कि नेचुरल इन्फेक्शन से मेरे शरीर में एंटीबॉडी बनेगी, मेरे शरीर की प्रोटेक्शन रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस की पूरी फैमिली वो इस टाइप 1 इम्यून रिस्पॉन्स, टाइप 1 इंटरफेरॉन इम्यून रिस्पॉन्स को इवेड करना जानती है। ये इसीलिए सदियों से जिंदा है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए सीखना पड़ा। तो अब हम बात करते हैं म्यूटेंट स्ट्रेन की। तो अभी तक आप समझ गए कि नेचुरल इन्फेक्शन से यस, आपको कुछ टाइम तक प्रोटेक्शन रहेगी, प्रोवाइडेड आपके शरीर ने एंटीबॉडीज बनाई हैं। आपका शरीर एंटीबॉडी कितनी बनाएगा वो इस पर निर्भर करता है कि कितना आपको बीमारी सीरियस थी। अगर आपको हल्की बीमारी थी, हो सकता है एंटीबॉडी बहुत कम बनी हो।
इसका ये मतलब नहीं है कि एंटीबॉडी नहीं बनी तो मेरा शरीर लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके शरीर में जैसा मैंने समझाया बी सेल भी होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं। इसके अलावा मेमोरी टी सेल भी होते हैं, और हमने देखा है कि कई बार मेमोरी टी सेल्स होते हैं वो मतलब जब आपको दोबारा इन्फेक्शन होता है तो ये वापस आ जाते हैं, जाग जाते हैं और खूब सारे बी सेल्स को रिक्रूट करके एंटीबॉडीज बना लेते हैं। पर अगर आप कहानी समझ गए तो आप समझ गए होंगे कि हम इतना रिलाय नहीं कर सकते नेचुरल इन्फेक्शन को। तो अब म्यूटेंट स्ट्रेन्स क्या होती हैं? तो वायरस जो है इसे एटमॉस्फेयर में जिंदा रहना है, आपके शरीर के बिना ये बाहर जिंदा रह भी नहीं सकता। तो इसको सारी जिंदगी वायरस को इस सदियों से ये है हमारे बीच में, इसे लुका छिपी का खेल खेलना होता है। इसको चाहिए कि मुझे होस्ट मिलता रहे, मैं उसमें मल्टीप्लाई करता रहूं, मैं होस्ट को ना मारूं, मतलब होस्ट भी जिंदा रहे ताकि मेरा काम चलता रहे और मैं फैलता रहूं, तो ये इसे चाहिए। तो वायरस जो होता है वो अपने अंदर, क्योंकि जो जब सपोज कोई ओरिजिनल वायरस था, वायरसेस के अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये आरएनए वायरस है, इसके अंदर जेनेटिक कोड है आरएनए के फॉर्म में। तो जब भी ये वायरस, इसको कोई शरीर मिलता है, तो जब भी ये मल्टीप्लाई करता है, तो जब भी कभी वायरस मल्टीप्लाई करता है तो उसके अंदर रैंडम म्यूटेशंस आती हैं उसके जेनेटिक कोड में, और वो रैंडम म्यूटेशंस वायरस को और कमज़ोर या और स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। तो आप इसे यूँ समझें कि मतलब वायरस अपना जेनेटिक कोड जब बदल रहा होता है, जब भी वो डिवाइड हो रहा होता है, उसमें रैंडम म्यूटेशन जब आ रही होती हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल वे में वो उसके फ्यूचर को चेंज कर सकती हैं। तो म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ जाएंगी, म्यूटेंट स्ट्रेन से सब मर जाएंगे, मेरा क्या होगा, म्यूटेंट स्ट्रेन आ गई तो मेरे सारा फ़ायदा ही खत्म हो जाएगा, जो मैंने कोई एंटीबॉडी बनी वो काम नहीं करेगी। तो ये बहुत सारा डर फैला होता है। तो चलो अब म्यूटेंट स्ट्रेन की बात करते हैं। तो जैसा मैंने समझाया कि जब वायरस डिवाइड करता है तो म्यूटेशंस उसके अंदर रैंडमली होती है। क्यों? क्योंकि 30,000 जेनेटिक लेटर्स हैं उस वायरस के आरएनए कोड में। तो उसे वो 30,000, आप सोचो कि आप कोई काम एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार करते हो तो कभी कभी गलती करते हो ना, तो वैसा ही वायरस में होता है। जब वायरस, सोचो मिलियंस ऑफ वायरस सेल्स हैं और वायरस पार्टिकल्स हैं, और उसके बाद फिर वो डिवाइड हो रहे हैं, 30,000 जेनेटिक लेंथ का जेनेटिक कोड है उनका। जब भी वो डिवाइड होते हैं, एक का दो होते हैं, तो उन्हें 30,000 की डबल कॉपी बनानी पड़ती है, यानी 30,000 का एक और 30,000 बनाना होता है। फिर वो दो वायरस का हिस्सा बन जाता है, दोनों के पास 30,000 रह जाता है। तो इसमें वो रैंडम गलतियां करते हैं, कुछ गलतियों से उनका जेनेटिक कोड और सुपर बन जाता है, यानी वो जेनेटिक म्यूटेशन इस तरह की आ जाती है, क्योंकि एरर्स ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब हमें तो बोलते हैं एरर। तो मतलब वो नहीं चाह रहा होता वायरस की ऐसा हो, लेकिन ऐसा उसके साथ हो जाता है, क्योंकि वायरस जो है हर टाइम स्ट्रेस के अंदर है, आपकी बॉडी उससे लड़ रही है, तो उसके अंदर भी स्ट्रेस की वजह से चेंजेस आते हैं वायरस के डुप्लीकेशन के टाइम पे, और रैंडम म्यूटेशन भी होते हैं। तो ये हम कैसे इस्तेमाल करें? अगर आप इतनी सी बात समझ गए हैं तो आप समझ गए होंगे कि जितना हम वायरस को होस्ट देंगे उतना उसके मल्टीप्लिकेशन के चांसेस बढ़ेंगे, उतना उसमें ये भी चांस बढ़ जाएगा कि रैंडम म्यूटेंट्स आ जाएंगे। और यही हुआ, यही महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा केस लोड था पिछले पूरे साल। तो महाराष्ट्र के अंदर ही सबसे पहली, क्योंकि इतने सारे होस्ट वायरस को मिल रहे हैं, वो वहाँ धीरे 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 फैले जा रहा है, तो वायरस को मौका मिला, और सबसे पहला म्यूटेंट जो हमारा मतलब भारत में हमने देखा जिसमें काफ़ी उसकी ट्रांसमिशन रेट हाई थी, वो था B1617। तो ये महाराष्ट्र से इमर्ज हुआ। तो इसलिए अब आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है कि हम ये वायरस को शरीर और ना दें। लाइक भस्मासुर को रोज बलि खिलाने जाता है, जितना आप उसको बलि खिलाए जाते हो उतना वो ज़्यादा स्ट्रांग हुए जाता है। और यहाँ पे ये वायरस रैंडम म्यूटेशन कर करके कई बार सुपर स्ट्रांग वायरसेस निकल आते हैं। तो आरएनए वायरसेस जो होते हैं, कुछ डीएनए वायरसेस भी होते हैं। आरएनए वायरसेस के कॉमनली म्यूटेशन रेट हायर है डीएनए वायरसेस से, लेकिन इतना भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आरएनए वायरस है ना, कोरोना वायरस, इसके अंदर एक एंजाइम है जो कि ये रैंडम म्यूटेशंस जो आती है इसको वो एरर की तरह समझता है और उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो कोरोना वायरस के इस केस में ये जो रैंडम म्यूटेशन अगर ये आते भी हैं तो काफ़ी हद तक वायरस के खुद के करेक्टिव एंजाइम उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी पुरानी स्टेट पे जाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, हमने देखा कि हर साल हमें उसकी नई वैक्सीन बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जीनोम का साइज है ना वो छोटा है। जब आपके पास छोटा जीनोम होता है ना तो उसकी स्टेबिलिटी और कम होती है। आप खुद ही सोचो कि मेरे पास अब 20,000 ही जेनेटिक कोड है,
उसमें अगर एरर आने लगेंगे तो मतलब क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा जीनोम है ही नहीं जो उसे करेक्ट कर पाए, उसे स्टेबल रख पाए, तो उसमें नए म्यूटेशन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें हर साल इन्फ्लुएंजा की नई नई वैक्सीन बनानी पड़ती है। इसका जो जीनोम है ये उससे बड़ा है, इनफैक्ट एचआईवी का जीनोम और छोटा है। तो इसलिए एचआईवी में इतनी म्यूटेशंस होती है, इतनी म्यूटेशंस होती है कि आज तक हम एचआईवी की वैक्सीन बना नहीं पाए। यही रीजन है। लेकिन कोरोना वायरस की हमने साल भर के अंदर ही बना, उसका काफी कुछ महीनों में ही बना ली थी। वो इसीलिए था क्योंकि थैंकफुली इसका जेनेटिक कोड थोड़ा बड़ा है, वो स्टेबल रहता है, उसके अंदर करेक्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे फेवर में काम करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जब भी कोई नई म्यूटेशन आती है ना वायरस में, तो सबसे पहले हम उसे कहते हैं स्ट्रेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसे उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। तो जैसा मैंने समझाया कि अगर आपके कोई वायरस स्ट्रेन इवॉल्व कर रही है, तो अगर उसे फैलना है, अगर उसे ज़्यादा फैलना होगा, तो उसे ये कोशिश करनी होगी कि आप खुद सोचो, वो वायरस एक पैरासाइट है आपके शरीर में, वो आपके शरीर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर वो वायरस तुरंत आपके शरीर को खत्म कर दे, तो उसके फैलने के उसके चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब क्योंकि उसने तो शरीर ही खत्म कर दिया, वो डिवाइड कैसे करेगा। तो वो वाला वायरस ज़्यादा सिलेक्ट होगा जो फैले ज़्यादा, यानी ट्रांसमिशन रेट जिसके ज़्यादा हो, जो अपने होस्ट को थोड़ा जिंदा रखें, यानी उसे बिल्कुल खत्म ना कर दें तेजी से, ताकि उसके शरीर में वो ज्यादा टाइम तक रहें और फैल सके, और वो स्ट्रेन जो एस्केप कर सके इम्यूनिटी से। यानी ये वाले जो स्ट्रेन होंगे, इसे एवोल्यूशन यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो उसे प्रेफरेंस देगा कि हाँ तू ज्यादा ग्रो कर। क्यों? क्योंकि तू मार भी नहीं रही, तेरा होस्ट जिंदा है, तू फैल ज्यादा रहे है, और फिर तुम इम्यूनिटी से बचना जान रहे हो, ऊपर से तुम्हारे डिवीजन रेट्स अच्छे हो रहे हैं, मतलब यू आर डिवाइडिंग मोर। वो म्यूटेंट जो जल्दी से होस्ट को मार देगा वो फेवर नहीं होगा, ठीक है। तो लोग डरते हैं कि म्यूटेंट आया तो ज्यादा लीथल होगा। एक्चुअली आपके साथ नेचर जो रैपिडली लीथल म्यूटेंट्स होते हैं उनको बढ़ने नहीं देता, ठीक है। तो नेचर हेल्प यू इन दिस वे। तो कौन से, या तो हम सारे टाइम ना साइंटिस्ट जो हैं वो म्यूटेंट्स को सर्वेलेंस करते रहते हैं। तो अगर आप अभी तक की कहानी समझे हैं तो आपको समझ आएगा कि कौन सा वायरस का जो जीन है उसके अंदर जब म्यूटेशंस आ रही हैं तो कौन सा हिस्सा है जो क्रिटिकल है। तो वो जो स्पाइक प्रोटीन है ना, जो एस प्रोटीन जिसके रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, वो वायरस के लिए क्रिटिकल है उस एरिया में, क्योंकि उसे वो चाहिए ना, उसे वो वायरस बाइंडिंग डोमेन चाहिए। तो उस एरिया को हमने टारगेट किया था सारी वैक्सीन में, समझ रहे हैं। तो मतलब हमारे लिए वो डोमेन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थी। अगर उस जगह म्यूटेशन आ जाए और वो बदल जाए, वो डोमेन ही बदल जाए, तो हमारी वैक्सीन का फेल होने का चांस बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं वो भी तभी ज़्यादा असर करती हैं जब वो उस डोमेन को टारगेट करती हैं। अगर वहाँ म्यूटेशन आ जाए तो ये वायरस इम्यून सिस्टम को इवेड कर जाएगा, मतलब ये बच जाएगा और ये वैक्सीन से भी बच जाएगा। तो अभी स्टेटस ये है फिलहाल हमारे हिस्से में। एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसका अमीनो एसिड स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, यानी 1270, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक बड़ा वायरस है। तो 1270 अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी पहचान के उसके अगेंस्ट इतने बड़े स्पाइक प्रोटीन के कई हिस्सों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। तो अगर किसी हिस्से में म्यूटेशन आ भी जाए वायरस के, यानी वो वायरस भले ही थोड़ा बदल गया लेकिन उसके बाकी हिस्से सिमिलर भी हैं, तो भी हमारी बॉडी उस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट कर लेगी। यही हमारी वैक्सीन की भी स्ट्रेंथ है। इसीलिए आप समझ पा रहे हैं कि ये म्यूटेंट जितने भी आए उसके अगेंस्ट अभी भी कोविशील्ड काम करती है, और हमारी कोवैक्सिन काम करती है, फाइजर की, मॉडर्ना की, जे की, इवन स्पुतनिक भी कहता है कि उसकी वैक्सीन काम करती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये काफ़ी बड़ा प्रोटीन है, इसके किसी हिस्से में थोड़ी बहुत म्यूटेशन हो भी जाए, क्योंकि बाकी हिस्से शायद वैसे ही हैं, तो हमारी वैक्सीन तब भी काम कर जाती है। तो म्यूटेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली वो नेचर चाहेगा कि वो म्यूटेंट सेलेक्ट हो जो ज़्यादा फैले, लेकिन अगर आपने वैक्सीन ली है तो वो आपको तब भी म्यूटेंट्स के अगेंस्ट काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगी। चांसेस काफ़ी हाई हैं इनफैक्ट कि शायद सुपर म्यूटेंट ऐसा आए ही नहीं। तो इस वक्त हम म्यूटेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न एंड हाई कॉन्सिक्वेंस। तो थैंकफुली भगवान की दया से आज तक कोरोना में वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस आया ही नहीं।
हाई कॉन्सिक्वेंस मतलब इस तरह का म्यूटेशन जो हमारी नींद उड़ा दें, वायरस को बिल्कुल ही सुपर इन्फेक्शियस बना दें, सुपर ट्रांसमिटेबल बना दें और सारा इम्यून सिस्टम को वो बच जाएं, वैक्सीन सारी फेल हो जाएं, ऐसा वायरस का वेरिएंट अभी तक नहीं आया है। जितने भी वेरिएंट्स आए हैं वो ज़्यादातर वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न रहे हैं, जिसमें आप अगर देखोगे कि सारे ट्रांसमिशन बढ़ाते हैं, वो होस्ट की डेथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी भी ऐसा डेटा नहीं है कि ये जो वेरिएंट्स हैं इनकी वजह से मौतें ज़्यादा मतलब एक तरह से कहते हैं लेथैलिटी ज़्यादा है, ये नहीं है सच। हम ये देख रहे हैं कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए आप जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा देख रहे हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले में वेरिएंट में 10% मर रहे थे, इस वेरिएंट में 20% लोग मर रहे हैं, वो सच नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं है। ये सारे के सारे ट्रांसमिशन बढ़ा रहे हैं। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट भी आप देखोगे जो न्यूयॉर्क, ब्राज़ीलियन, ये सब भी मतलब ट्रांसमिशन बढ़ा रहे हैं। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझो, जितने भी म्यूटेशंस होते हैं ये इम्यूनिटी को इवेड कर सकते हैं ना, वैक्सीन को इवेड कर सकते हैं, लेकिन ये आपके मास्क को इवेड नहीं कर सकते। ये वायरस अगर आपने N95 या FFP2 ग्रेड मास्क पहना है, अगर आप अपना ध्यान रख रहे हैं, कुछ भी हो जाए, ये वायरस बिलियंस ऑफ ईयर्स की तो अर्थ हो ही गई है, मिलियंस से भी मैं मान लो अगर वायरस है, इतने म्यूटेट ही करेगा। कैमल्स में भी था, ये जो कोरोना है ये मिंक्स में भी गया है और बैट से तो आया ही था, तब भी ये इतने मिलियंस बिलियंस बिलियन ट्रिलियंस जितने भी वायरस है, आज तक ये मास्क रेजिस्टेंट हुआ नहीं। तो मतलब ये आपको हर्ट नहीं कर सकता अगर आप मास्क ठीक से पहने। तो लेट्स कम टू नाउ द मोस्ट कॉमन मिथ दैट वी सी कि वैक्सीन लगाने से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अभी तक अगर आप मेरी पूरी टॉक ध्यान से फॉलो कर रहे हैं तो यू विल रियलाइज कि ये इससे ज़्यादा स्टूपिड बात हो नहीं सकती। मतलब आई डोंट नो किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें कर सकते हैं या उसे फैला सकते हैं। वैक्सीन जितनी भी आज तक हमने बनाई हैं, जितनी भी वैक्सीन आज तक बनाई हैं, उनकी अलग-अलग हमने स्ट्रैटेजीज़ रखी थी। उसमें एक स्ट्रैटेजी होती थी जो हमने मीज़ल्स और पोलियो वैक्सीन में थी, उसमें हम क्या करते थे कि पोलियो के ही वायरस को कमज़ोर करके शरीर में इंट्रोड्यूस करते थे। कमज़ोर पोलियो वायरस शरीर में जाता था ताकि वो पोलियो का हल्का इन्फेक्शन कर सके और हमारा शरीर उसे पहचान के एंटीबॉडी बना दें और फिर वो वायरस दोबारा हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। कोरोना वायरस की आज तक जितनी भी वैक्सीन बनी है उसमें लाइव अटेन्यूएटेड स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, जिसमें हमें कमजोर करके जिंदा वायरस भेजते हैं, वो यूज की ही नहीं गई। आज तक की किसी भी कोविड वैक्सीन में लाइव अटेन्यूएटेड वायरस यूज नहीं किया गया है। हमने ज़्यादातर वैक्सीन में क्या किया है, हमने कोशिश ये की है कि जैसे ये जो एस प्रोटीन मैं कह रहा था उसका जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है उसको टारगेट करें, या फिर वायरस का जो जेनेटिक कोड है उसको हम दूसरे किसी वायरस में जो कि इंसानों में इन्फेक्शन नहीं करता या इन्फेक्शन कर भी नहीं सकता उसके अंदर उसे डालें और शरीर को दे दे कि भाई तू पहचान ले, ये वाला स्पाइक प्रोटीन होता है, वो दूसरे वायरस का है, ये वाला तो तुझे कुछ नहीं करेगा। जो एडिनो वायरस हमने यूज किया है वैक्सीन बनाने के लिए वो शरीर में कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हें स्पाइक प्रोटीन की पहचान दिला देगा। तो वो स्पाइक प्रोटीन आपका शरीर जब पहचान लेता है तो फ्यूचर में जब असली कोरोना वायरस आता है तो वो उसके स्पाइक प्रोटीन को टारगेट कर लेता है हमारा शरीर और हम बच जाते हैं। तो आज तक कोई लाइव अटेन्यूएटेड कोविड वैक्सीन है ही नहीं, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से कोई भी वैक्सीन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। तो आपके इम्यूनिटी का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं। आपके शरीर की इम्यूनिटी अगर कुछ थी किसी लेवल की तो वही रहेगी वैक्सीन के बाद। फर्क क्या पड़ा होगा, आपके शरीर को हमने एस ये सब यूनिट जो है एस प्रोटीन की वो दिखा दी होगी, आपके शरीर को पहचानवा दिया होगा कि ये सब यूनिट है, इसे पहचान ले और आगे से जब ये वायरस कोई ऐसा आए जिसके अंदर ये सब यूनिट हो तो उसे प्लीज अटैक करना। दिस इज व्हाट अ वैक्सीन डज। तो ये सारी वैक्सीन हैं जो इस वक्त दुनिया में है, फाइजर, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड, जॉनसन, इन सब के आप रेट्स देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे हैं। कोविशील्ड के अराउंड 70% प्लस रेट्स हैं एफिकेसी के, कोवैक्सीन के भी हैं। अगर आप देखो इन दोनों वैक्सीन में हमने देखा है कि सीरियस इन्फेक्शन जहाँ पे मरीज को एंटीबॉडी होते हुए भी, यानी उसके अंदर शरीर में एंटीबॉडी बनी थी और उसके बावजूद उसे आईसीयू जाना पड़ा अगले कोरोना वायरस इन्फेक्शन में, वो रेट 0% था वैक्सीन ट्रायल्स में एटलीस्ट। तो मतलब ये वैक्सीन आपको जो है, तो आप समझते होंगे अभी तक कि वैक्सीन क्या कर रही हैं, आपको एक उस प्रोटीन के पहले से सचेत कर देते हैं कि ऐसा कुछ है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रखो। तो आपका शरीर जब रिस्पॉन्ड करता है तो वो सीरियस इन्फेक्शन होने से रोक देता है, क्योंकि वो वायरस आपके शरीर के अंदर घुस के मल्टीप्लाई करके स्प्रेड नहीं हो पाता है।
क्योंकि आपने उसके की एरिया को ही टारगेट कर दिया। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट मिथ। तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये बहुत ही दुखद बात है, मतलब आई जस्ट डोंट नो कि कैसे इसको समझाएं, कि लोग सोचते हैं कि मुझे तो बड़ी सारी बीमारी है, मेरे को एक ही किडनी है, मेरे को हार्ट खराब है, मेरे को फेफड़ा, मेरे को तो सांस नहीं आता, अस्थमा है, ये है वो है, मुझे तो वैक्सीन लूंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, वैक्सीन से मेरी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। तो ऐसा तो होता नहीं। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी इन किसी बहानों का वैक्सीन से कोई लेना देना था ही नहीं। जब तक कि आपका खुद का इम्यून सिस्टम डाउन ना हो, और इम्यून सिस्टम डाउन कब होता है? इन सब से नहीं होता, हार्ट की बीमारी, किडनी, इनसे तो कुछ नहीं होता है। वो होता है जैसे कि आपको जनरली कैंसर हो और हमने आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया हो एंटी कैंसर ड्रग से, या फिर आपने कोई इम्यून डेफिशिएंसी, एड्स के मरीज जैसे, अगर उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल सप्रेस्ड है, तो ऐसे ही लोगों में, उसमें भी वैक्सीन नुकसान नहीं करते, क्योंकि जैसा मैंने समझाया, कोई भी वैक्सीन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है ही नहीं। किसी भी वैक्सीन में वो वायरस है ही नहीं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है, उसमें शरीर, क्योंकि इम्यून सिस्टम खुद ही वीक है, तो वो उसको हम वायरस के, जब वो प्रोटीन यूनिट दिखाते भी है ना कि ये लो बना लो एंटीबॉडी, तो वो शरीर बना नहीं पाता। तो ऐसे लोगों में वैक्सीन फेल हो जाती है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन है उनको भी वैक्सीन नुकसान नहीं करती, वैक्सीन जस्ट असर नहीं ला पाती, मतलब फेल हो जाती है। तो अगर आप ये समझ सके तो आप समझेंगे कि एक्चुअली वैक्सीन के कोई ना लेने के कारण है ही नहीं। तो जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ कंडीशंस में कहती है कि आप वैक्सीन ना लें, जिसमें एक ये है कि आपको एलर्जी की हिस्ट्री हो, वो भी कोविड वैक्सीन से। ये नहीं कि मेरे को तो लेटेक्स से एलर्जी है, मुझे तो पता नहीं किस किस चीज से एलर्जी है, तो मैं कोविड वैक्सीन ना लूं। नहीं, अगर आपको, क्योंकि एलर्जी नॉन स्पेसिफिक होती है, जरूरी नहीं है कि आपको एक चीज से एलर्जी है तो सबसे ही होगी। अगर आपको पिछली कोविड वैक्सीन के किसी भी सब मतलब हिस्से से आपको एलर्जी हुई थी, तो आप दूसरी वैक्सीन नहीं ले सकते, मतलब कोविड वाली वो वैक्सीन नहीं ले सकते। तो अगर आपको पुरानी और किसी वैक्सीन से एलर्जी रही है, इंजेक्टेबल थेरेपी से एलर्जी रही, तो बेसिकली एलर्जी अगर आपको ये है, तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, वी विल सी कि आपको शायद ना दी जाए। दूसरी बात है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, जो औरतें प्रेग्नेंट है या जिनके दूध पीते बच्चे हैं, क्योंकि हमने ट्रायल्स में इन लोगों को लिया नहीं था, उसमें भी अब हमने रिवाइज कर दिया है। प्रेगनेंसी ही है जहां हम अब कहते हैं आप वैक्सीन मत लो, क्योंकि बिना पैदा हुए बच्चे पे अभी हमें असर नहीं पता। हालांकि थियोरेटिकली इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए, पर फिर भी हमें नहीं पता क्योंकि ट्रायल में देखा नहीं है। जिन जो माएँ दूध पिला रही हैं वो भी वैक्सीन अब ले सकती हैं, ठीक है? तो ये गाइडलाइन भी रिवाइज हो गई है। कैंसर के मरीज, जैसा मैंने बताया, वो वैक्सीन ले सकते हैं, इनफैक्ट उनको जरूरत है वो वैक्सीन लें। जब उनमें कुछ ही एरियाज हैं जहां हम कहेंगे कि आप वैक्सीन थोड़ा रुक के लो, जैसे कि अगर आपका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि मेजर सर्जरी के स्ट्रेस के बाद आपका इम्यून सिस्टम जो है वो 1-2 हफ्ते के लिए सप्रेस रहता है, तो वैक्सीन के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके शरीर के न्यूट्रोफिल काउंट अगर किसी कीमोथेरेपी की वजह से बिल्कुल नीचे चले गए हैं, एड्स के मरीजों के भी अगर बिल्कुल नीचे चले गए हैं, अगर आपको स्टेम सेल ट्रांसफर, आपने ये सब चीजें सुनी भी नहीं होंगी। तो बेसिकली आपकी अपनी रूटीन जिंदगी में आप वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ही नहीं। किसी डॉक्टर को फोन करके पूछने की, अपना टाइम वेस्ट करने की, उसका टाइम वेस्ट करने की, गलत फैसले लेने की आदत जरूरत नहीं है। आप जाइए वैक्सीन लीजिए। तो अभी डॉक्टर के अग्रवाल की डेथ हुई, ही वॉज वन ऑफ द स्टॉलवर्ट्स इन आवर फील्ड, एंड कुछ लोगों ने उनकी डेथ को भी लेके मतलब भ्रांति फैलानी शुरू करी कि उनको तो दोनों शॉट्स ऑफ वैक्सीन लगे थे, फिर तो फिर भी मर गए, तो मतलब क्या फायदा वैक्सीन लेने का? आपको ना समझना पड़ेगा कि जिंदगी में हमें डेटा जो फीड किया जाता है, हम उसे इंटरप्रेट कैसे करें, ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक वैक्सीन है जिसे हम जब लोगों को देते हैं तो उसमें 96% लोगों को दोबारा सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता, पर 4% को होता है, तो क्या आप वो 4% की कहानी 400 बार सुना के सबको वैक्सीन देने से मना कर देंगे? ये गलत है। तो यही हमने यहाँ दिल्ली में भी देखा, जैसे कि एक स्टडी थी जिसमें दिल्ली हॉस्पिटल के वर्कर्स थे, और हमने उनमें जब वैक्सीन दी तो देखा कि एक, मतलब 7 में 1 को फिर भी कोविड का इन्फेक्शन है, पर 6 को तो नहीं हुआ ना। और उसमें भी हमने ये देखा कि जिन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ उसमें 113 लोग थे, उसमें सिर्फ एक आदमी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी और बाकी किसी को भी नहीं पड़ी। तो वैक्सीन जिंदगी बचाती है, सिर्फ किसी एक केस को सुन लेने से आप अपने जिंदगी के फैसले मत लीजिए।
मैनी साइंटिफिक स्टडीज मैंने एक कोट करी है जो अभी बिल्कुल रिसेंट मई 2021 की है, लैंसेट में। Due to some network issue, doctor will connect with us as soon. अरे यार, Yes, sir, you are visible, sir, and also audible. just give me a minute. There is a electricity issue. Just give me a minute. Can you put something on the screen that uh, there is some issue? I already told to the attendees, sir. Yeah, okay. Come back. Everything is fine. Yes, sir. Now you You can can share hear the me? screen. Yes, Yeah, yes. and you tell me when to start. Yes, sir. We can hear you. Okay. So should I start? Please share the screen, sir, first. Yeah. Okay, I'll share. I got it. Share. Allow. Is it there now? Yes, sir. Please open the Okay. PPTs. Yeah. Okay. You. So are we Okay. live? Yes, sir. We are live. You can continue. Sure. Sorry for the interruption due to a network issue. तो सिंगल डोज, जैसा कि हम बात करते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स में भी पार्शल, आपने अगर एक ही वैक्सीन ली है, एक ही डोज ली है, तो भी आपका जो इफेक्टिवनेस है वो 70% से ऊपर थी। तो
अब हम काफ़ी लोगों को मैं ये बोलते सुनता हूँ कि गवर्नमेंट तो आए दिन नियम बदलती रहती है, वैक्सीन को गवर्नमेंट को पता ही नहीं है क्या करना है, गवर्नमेंट किसी प्रेशर में है, वो कॉर्नर दे आर कटिंग कॉर्नर्स कि ये रोज़ रिकमेंडेशन क्यों बदल रही है। देखो सच बात ये है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं बदला है जिससे आपकी हेल्थ को किसी भी तरीके से नुकसान हो या कोई कॉर्नर कट करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने खाली अपडेटेड जो नॉलेज है, जो हेल्पफुल है, उसको अप्लाई किया है। तो हमने ये देखा कोविशील्ड के जब शुरू में ट्रायल किए गए थे तो उसमें वैक्सीन जो है 1 महीने का गैप पे दी थी 2 डोज़ेज़। ब्रिटेन में उन्होंने देखा 3 ट्रायल हुए थे एक्चुअली जिसमें उन्होंने अलग-अलग वेरिएशंस ट्राई करे क्योंकि ऑब्वियसली आप शुरू में तो कोई एक पर्टिकुलर शेड्यूल ही देंगे, बाद में आप वेरिएशंस ट्राई करेंगे। तो उन्होंने देखा कि अगर आप गैप बढ़ा दें बिटवीन 2 डोजेज़ ऑफ कोविशील्ड तो आपके जो रिजल्ट्स थे वो बेटर थे। तो उन्होंने एक्चुअली 12 टू 14 वीक के बाद जब दी दूसरी डोज तो उन्होंने देखा कि लोग ज़्यादा बेटर इम्यून थे, मतलब उनके इम्यून रिस्पॉन्सेज और बेटर थे। तो गवर्नमेंट क्या करती है जैसे कि हमने जब कोविशील्ड का शुरू में भी जब ट्रायल किया था तो क्योंकि पहली डोज के बाद दूसरी डोज 1 महीने के बाद दी थी, तो हमने क्या किया क्योंकि भाई आप ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ आज आपको 2 जुलाई को वैक्सीन लगी तो 2 अगस्त को आओ, अब 2 अगस्त को कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है एंड ये अंडरस्टैंडेबल है कि ऑब्वियसली कोई एग्जैक्टली घड़ी के हिसाब से 2 महीने बाद तो नहीं आएगा, वो थोड़े दिन आगे पीछे आ सकता है, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो वही अब गवर्नमेंट ने किया क्योंकि ट्रायल डेटा आ चुका था कि आप थोड़ा डिले के बाद देंगे कोविशील्ड तो आपके रिजल्ट्स बेटर हैं, तो उन्होंने थोड़ा टाइम 2-1 हफ्ते का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए देने के लिए अब नया गाइडलाइन दिया है कि आप कोविशील्ड 12 से 16 हफ्ते के बाद दूसरी डोज ले सकते हो। इसमें कोई कॉर्नर कट नहीं हुआ है, ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक मतलब प्रिंसिपल अप्लाई करके ही बताया गया है। अब क्योंकि हम पोस्ट इन्फेक्शन जो लोग हैं उनको बेहतर समझ सके हैं क्योंकि हमने काफ़ी स्टडीज कर ली उन पे, तो हमें ये भी पता चल गया है कि अब जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो जाए, जैसा कि मैंने समझाया कि नेचुरल इन्फेक्शन कोई गारंटी नहीं है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बनी भी होगी। पहली बात, आपके शरीर में एंटीबॉडी बन भी गई होगी तो वो डीके हो जाती है टाइम के साथ, तो हो सकता है कि अब आपके शरीर में पहले हो और अब एंटीबॉडी ना हो। तो जो ये वैक्सीन वाले जो एंटीबॉडीज होती है ना, इसमें क्योंकि मैंने बताया जो नेचुरल कोरोना वायरस है वो इवेड करना जानता है, वो छुप के निकलना जानता है, वो T1 नेचुरल किलर सेल्स को आई एम सॉरी देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी इश्यू अगेन सो विल कंटिन्यू। T1 नेचुरल किलर सेल्स को इवेड करके वो निकलना जानता है, बट जो वैक्सीन के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है उसके अंदर आपको ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आपके अंदर रिस्पॉन्स आएगा। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों में रिस्पॉन्स नहीं आता, उसके कई कारण हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो वैक्सीन थी, लेट्स से सपोज उसकी क्वालिटी कंट्रोल में इश्यू है, लेट्स से उसको 2 से 8 डिग्री पे स्टोर करना था, नहीं हो पाया एक बैच, या फिर आपके खुद का इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव है, वो नहीं रिस्पॉन्ड करता, वो सप्रेस्ड है, वो कमजोर है, वो एंटीबॉडी इम्यूनिटी नहीं है उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बनाए। इसके अलावा कुछ वैक्सीन में हमने क्या किया है, जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसको दूसरे वायरसेस के अंदर हमने छुपा के उन वायरसेस को शरीर में भेजा है। तो उससे क्या होता है कि वो हमने वो वायरस चुने हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते या फिर ह्यूमंस में डिवाइड नहीं करते, मतलब वो आपको बीमारी नहीं दे सकते। अडीनो वायरसेस बोलते हैं, ये कॉमन वायरसेस होते हैं और ये ह्यूमंस में 1% भी दिक्कत नहीं करते। तो क्या होता है, क्योंकि अडीनो वायरस हमारा शरीर जो है अडीनो वायरसेस से वैसे भी टच में रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर एडिनो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। तो जो वायरस वेक्टर में हम स्पाइक प्रोटीन भेज रहे हैं कि जाओ जाके उनको सिखाओ शरीर को कि आ गया है तो पहचानना, वो जो वायरस वेक्टर है उसके अगेंस्ट ही शरीर में एंटीबॉडी पड़ी होती है, तो इसलिए शरीर उस वेक्टर को ही मार देता है। ये भी एक कारण होता है कि कई बार वैक्सीन के रिस्पॉन्स नहीं आते, तो मतलब इसलिए कुछ लोगों में वैक्सीन के रिस्पॉन्स नहीं आएंगे, तो आप कोई चिंता मत करिए, आप दूसरे स्ट्रैटेजी की वैक्सीन ले लीजिए। हमारे पास इस वक्त इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, मतलब वो जिसमें वायरस मर चुका है, वो है जिसमें वायरस वेक्टर्स हैं। हमारे पास स्पुतनिक अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 डिफरेंट वायरस वेक्टर इसीलिए उन्होंने चुने हैं। उन्होंने दो डोज वैक्सीन है स्पुतनिक, उसके अंदर उन्होंने पहले फेज में एक एडिनो वायरस लिया है, दूसरे फेज में दूसरा एडिनो वायरस लिया है, ताकि अगर आपके शरीर में पहले एडिनो वायरस के अगेंस्ट किस्मत से एंटीबॉडी पड़ी है, तो दूसरे एडिनो वायरस जब जाएगा तो पहला वाला अगर किल भी हो गया तो एटलीस्ट दूसरा काम कर जाए। तो स्पुतनिक इस तरह की डुअल स्ट्रैटेजी पे काम करने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन है। तो जो पुराना नेचुरल इन्फेक्शन है उससे हमने देखा है कि 3 महीने तक एंटीबॉडीज काफी सफिशिएंट मात्रा में काफी लोगों में होती हैं, तो उन्हें नए वैक्सीन की जरूरत नहीं है।
और ये सही भी है, क्योंकि क्या होता है जब आप एक शरीर जिसके अंदर ऑलरेडी मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स हैं, और अगर आपने उसको एक नया दोबारा से वैक्सीन का वो दे दिया डोज, तो अब आपके बी सेल्स पहचान जाएंगे कि अरे ये तो स्पाइक प्रोटीन है, ये तो मुझे दिख रहा है, ये तो बाहर के कोविड आया है। तो आपका शरीर का बी सेल एकदम से हाइपर एक्टिवेट होकर खूब सारी एंटीबॉडी बना लेता है। तो इसे बोलते हैं हाइपर इम्यूनाइजेशन सिंड्रोम। ये जो खूब सारी एंटीबॉडीज होती है ना, तो कई बार ये जाके नॉन स्पेसिफिक जगह पे एक्ट करने लगती है, जॉइंट्स पे, इधर उधर, तो ये आपको दिक्कतें दे सकती है। तो आपको हाइपर इम्यूनाइजेशन का रिस्क है एक्चुअली, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है और आप 3 महीने के अंदर ही दूसरी वैक्सीन के लिए अफरा तफरी करने लगे हैं। तो ये गाइडलाइन गलत नहीं है कि आपको पोस्ट इन्फेक्शन आपको 3 महीने तक आप सेफली वेट कर सकते हैं। मिनिमम 6 वीक्स तो करना ही चाहिए, गवर्नमेंट सेज की तीसरे महीने तक वेट करें। अब हम आखिरी कुछ चीजों पे आ रहे हैं। तो जैसे कोविड में ना हमें कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। लोग क्या सोचते हैं कि शुरू में सबके कोविड वैक्सीन, सबके जो कोविड इन्फेक्शन होते हैं ना, उसमें सिर्फ शुरू में बुखार, बदन दर्द और खांसी वासी यही सब चल रहा होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ये समझते नहीं है कि वो सोचते हैं कि मैं शुरू में मेरा तो हल्का फुल्का ही है, मैं ठीक हूँ। तो होता क्या है, वो ये सोचते हैं कि चौथे दिन मैं ठीक ही फील कर रहा हूँ, हल्का फुल्का ही बुखार है, थैंक गॉड मैं बच गया। सच ये नहीं है। होता क्या है, पहले कुछ दिनों में कोविड वायरस आपके सिर्फ नाक के, मुंह के, थ्रोट के सेल्स में एस्टैब्लिश होता है, ठीक है, और शरीर उससे लड़ लेता है। देन majority of the patients में this is actually enough and they don't suffer severe manifestations of the disease। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस फेज में हम चाहते हैं कि शरीर वायरस से लड़े, शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह काम करें, और वो हम इस फेज के अंदर शरीर को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें किसी भी तरीके से उसे सप्रेस नहीं करना है। जिस फेज में वो अभी नाक, मुंह, थ्रोट और इवन लंग्स के शुरुआती एपिथेलियल लाइनिंग में ही है। सिवियर डिजीज कब होती है, जब वायरस उस फेज से बच जाए किसी तरीके से, जैसा कि मैंने बताया कि ये TH1 सॉरी इंटरफेरॉन 1 पाथवे को इवेड करना जानता है, तो ये उससे बच जाएं और शरीर में फैल जाएं। उसके बाद अब क्योंकि वायरस बहुत फैल चुका होता है और बिल्कुल नया वायरस है, तो आपका शरीर जो है एक डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स की तरह एक्ट करता है। अब इम्यून सेल्स को पता नहीं वो क्या करें, क्योंकि इट्स लाइक अ न्यू वायरस स्प्रेड वाइडली। तो ये क्या करते हैं, एक आपका शरीर वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन करता है। उसके अंदर क्या होता है, आपके जितने भी ब्लड वेसल्स हैं ना, उसके सेल्स, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी पाथवे का हिस्सा होते हैं, एंडोथेलियोपैथी बोलते हैं हम इसको, वो होने लगता है। डिफ्यूज माइक्रो सर्कुलेटरी इंजरी होने लगती है, एंड दिस इज क्वाइट कॉमन एंड वी सी दिस। तो आपके जो लंग्स हैं इस पूरे प्रोसेस में, अब जब वायरस काफी फैल जाता है, जब आपके इम्यून सिस्टम बेहिसाब काम करने लग रहा है, तब आपके लंग्स रियल डैमेज सफर करते हैं। उधर थ्रोम्बोसिस, मतलब वहां पे खून के थक्के जम जाते हैं क्योंकि आपके ब्लड सेल्स में ह्यूज प्रॉब्लम है। उधर फाइब्रोसिस होने लगता है, उधर एडिमा होने लगता है। तो इसलिए अगर आप एक टिपिकल कोविड पेशेंट का सीटी स्कैन देखेंगे, तो आपको अब मैं एक एक्चुअल सीटी स्कैन दिखा रहा हूँ, एक पेशेंट जिसका सिवियर कोविड है, ठीक है। तो ये हम उसके गर्दन से नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये नॉर्मल लंग्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल लंग है, इसमें नॉर्मल। अब आप यहाँ देखिए हल्के चेंजेस, यहाँ देखिए चेंजेस, ठीक है, ये देखिए और चेंजेस, ये चेंजेस, ठीक है, ये यहाँ पे कोरोना फैल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोरोना की वजह से डैमेज है आपके शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स। अभी देखिए सारा डैमेज है आपके फेफड़े के निचले हिस्से काफी डैमेज है, ये डैमेज है, ये डैमेज है, ये डैमेज है, ये ओपेसिटीज हैं, तो काफी डैमेज है। तो इस तरह से कोविड जो है आपके शरीर में काफी डैमेज करता है। इसके अलावा कोविड, क्योंकि मैंने बताया ये शरीर के काफी सेल्स को इन्वॉल्व करता है, तो देर आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस, मतलब लंग्स के अलावा भी शरीर के काफी सारे हिस्सों को ये डैमेज करता है, हार्ट, किडनी, स्किन, लिवर, गट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, ये डिजीज के शुरुआती पार्ट का हिस्सा नहीं है, ये बाद में होता है। तो इसका ना काफी आपकी जिंदगी पे असर पड़ता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे कोविड हुआ भाग के जाएंगे सीटी स्कैन कराने। आप अगर शुरू के 2-3 दिनों में सीटी स्कैन कराते हैं, तो आपके एक्चुअली सीटी स्कैन में कोई चेंजेस आते ही नहीं है, दिखता ही नहीं है।
असल डैमेज डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स का है, ये 6-7 दिन 5-6 दिन बाद शुरू होने लगता है और दूसरे हफ्ते में पूरी तरह दिखता है। इसलिए आप ये भी देखेंगे कि लोगों के जो सीटी स्कैन है वो शुरू में कुछ होते हैं बिगड़ के, दूसरे हफ्ते में कुछ आते हैं, बीमारी अगर कंट्रोल से बाहर चल रही है तो और बिगड़ते हैं। तो इसका फॉलोअप में भी इम्प्लीकेशंस है, मतलब कि आपको जो ये डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स के मार्कर्स हैं, इसको आपको फॉलो करते रहना होता है कि क्या ये मतलब ठीक ट्रेंड नीचे आ रहा है, ट्रेंड बढ़ रहा है, ये सब हमें देखना पड़ता है। तो अब मैं लास्ट कुछ चीजें ये आपको एक असल पेशेंट दिखा रहा हूँ। तो इसमें हम ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप ये कर सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजों का टेस्ट में पता चलेगी, आप अपना टेम्परेचर और सैचुरेशन चार्ट प्लीज बनाइए। ठीक है, जैसे ही आपको कोविड होता है आप डेट लिखिए और टेम्परेचर सैचुरेशन चार्ट बनाइए। इसमें आपको दिखने लग जाएगा कि दूसरे हफ्ते में क्या इस बीमारी ने करना शुरू किया है। तो पहला हफ्ता देखो, यहाँ पे सैचुरेशन उसकी 99 चल रही है, टेम्परेचर उसका नॉर्मल है, कुछ इक्का दुक्का बुखार आया। लेकिन जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि बुखार बढ़ने लगा, अब रोज आ रहा है, हर टाइम रह रहा है, और सैचुरेशन अभी भी उसके 99 है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स डिसरेगुलेट हो रहा है, उसका फीवर आ रहा है। अब ये 18वां दिन था उसका, इस पेशेंट का, जब यहाँ पे उसका सडनली आप देखोगे 17वें दिन पे सैचुरेशन गिरने लगी कंसिस्टेंटली, जो 98 थी वो 95 रहने लगी। तो यहाँ हमें पता चल गया था, इनफैक्ट हमें काफी पहले पता चल गया था, हमें 12 तारीख को ही पता चल गया था कि इस पेशेंट के शरीर में गड़बड़ियां चल रही हैं, और इसके ब्लड टेस्ट ऑर्डर कर दिए गए थे। और 13 तारीख की रिपोर्ट में हमें पता चल चुका था कि इसके इम्यून सेल्स जो हैं वो डिसरेगुलेशन की तरफ हैं और सारे ब्लड में मार्कर्स गड़बड़ हैं। तो इस पेशेंट को स्टेरॉइड शुरू कर दिए गए थे। इनफैक्ट वो स्टेरॉइड अपना असर ला ही रहे थे, तो हमें उसमें उसकी डोज बढ़ानी थी। 16 तारीख को उसका जब सैचुरेशन गिरा थोड़ा और, तो हमने इसे भर्ती कर लिया और उसे हायर डोज में स्टेरॉइड दिए। और उसके बाद मरीज अगले 4 दिन में उस बिल्कुल नॉर्मल हो गया और छठे दिन घर पे। तो इसके साथ हम आखिरी मिथ्स की तरफ बढ़ते हैं। लोग कहते हैं स्टेरॉइड्स आर सेवियर्स, उसको क्योंकि सबको पता है स्टेरॉइड काम करते जल्दी लो। कुछ कहते हैं स्टेरॉइड्स किल करते हैं, वो तो म्यूकर कर देते हैं, ये रेमडेसिविर टोसिलिजुमैब ये सब लो। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो इम्यून सिस्टम इतना वाइड स्प्रेड लेवल पर डिसरेगुलेट होता है, ये आपका इम्यून सिस्टम ही है जो गड़बड़ चल रहा है सेकंड फेज में। तो रेमडेसिविर क्या है? वायरस के ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग है, तो सेकंड वीक में तो वायरस है ही नहीं, आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ मचाए हुए है, तो रेमडेसिविर क्या असर करेगी? तो लोग जितने भी क्रिटिकली इल थे वो रेमडेसिविर के लिए मारे मारे फिर रहे थे, तो एक्चुअली वहां इस ड्रग का काम ही नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद चीज थी, मैं देखता रहता था कि चलो क्या बताएं, मतलब लोग यहाँ परेशान है, जरूरत नहीं है आपको रेमडेसिविर, आपके एक्चुअली इस फेज में हेल्प नहीं कर सकती। टॉसिलिजुमैब जो है वो सिर्फ IL-6 को इनहिबिट करती है। IL-6 एक पाथवे है जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी वाइड स्प्रेड पाथवेज हैं जो डिसरेगुलेट हो जाते हैं। तो अकेली टॉसिलिजुमैब भी आपकी जिंदगी नहीं बचा सकती, ये जरूर आपकी हेल्प करेगी, डिजीज सेवेरिटी कम करेगी, लेकिन ये आपकी जिंदगी नहीं बचा सकती। टाइमली स्टेरॉइड्स और करेक्ट डोज में स्टेरॉइड्स ये जिंदगी बचाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स जो हैं आपके इम्यून सिस्टम के काफी हिस्सों पे सीधा असर डालते हैं। टॉसिलिजुमैब सिर्फ IL-6 पे डालती है, इम्यून कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इम्यून सिस्टम पे पूरी तरह से असर डालते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, अगर डिजीज के इनिशियल फेज में आपने स्टेरॉइड दे दिए गलती से, तो वो आपकी बीमारी बिगाड़ देंगे, क्योंकि आपका शरीर वहां लड़ रहा था वायरस से, वो उसे मारने वाला था, आपने उसे स्टेरॉइड खिला दिए, और स्टेरॉइड आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, वो डिसरेगुलेटेड इम्यून शुरुआती फेज में अगर आपने दे दिए तो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देंगे, और आपका वायरस, एक्चुअली हम वायरस की मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉडी के सेल्स मारने गए थे और हमने उन्हें स्टेरॉइड दे दिया का रोक दिया, और ना तो हमारी एंटीबॉडी बनेगी और हमारी डिजीज सिवियर होती चली जाएगी। तो अगर आप थर्ड वेव फोर्थ वेव को लेकर डरे जा रहे हैं तो आप समझिए कि स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट हमने वैक्सीन बनाई है, इतना बड़ा प्रोटीन है, उसके अगर म्यूटेशन इक्का दुक्का आ भी गई, 10 भी आ गई, तो भी अच्छा चांस है वैक्सीन काम करेगी। दूसरी बात, आपकी खुद की इम्यूनिटी है वो भी काम करेगी। आप जब इन्फेक्ट हो रहे हैं तो आपके अंदर सेल्स बन रहे हैं, मेमोरी सेल्स भी बनते हैं, जो कि आपने देखा है सर्स में, मर्स में 3 साल 12 साल तक काम कर रहे थे, वो भी है। इतना डरने की बात नहीं है, अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये बीमारी फैलते कैसे है, आप अपना मास्क अगर ध्यान से रख रहे हैं, तो वो मास्क तो कितनी भी वेव्स आ जाए आपको कुछ भी नहीं होने देगा। तो आपको वेव से इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना आपको इस बीमारी को समझने की जरूरत है। तो स्टेरॉइड्स पे, म्यूकर पे अब डॉक्टर विकास और डॉक्टर घनश्याम बात करेंगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई विल लीव इट टू देम। मेरा
Sir, please unmute yourself. Sir, you are muted, sir. Sir, now you can start. नमस्कार मेरे फ्रेंड्स एंड जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर विकास है और मैं एक ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन हूँ फ्रॉम दिल्ली ओनली। और जैसे कि डॉक्टर जितेन ने आपको बताया कोरोना वायरस के बारे में, उसके इन्फेक्शन, उसका ट्रांसमिशन और उसके बाद जो उसकी पैथोलॉजी को जिस तरह से उन्होंने समझाया, काफ़ी अच्छा था। अब आप लोग एक और चीज़ के बारे में सुन रहे हैं आजकल, जिसको हम ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, उसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं एक्चुअली। ये बेसिकली एक ऐसा फंगल एक ऐसा जीवाणु है जो कि इसको हम लोग फफूंदी भी कई बार बोलते हैं। जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, उसको फंगस बोलते हैं। और जिसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस होता है, उसको एक उसकी एक फैमिली है जिसको हम म्यूकोरेल्स बोलते हैं। और उसमें से उसकी फैमिली में जो उसके मेंबर्स हैं लाइक राइजोपस, राइजोम्यूकर, कनिंग हेमुला, एसोफाइमेसिस, सेकेनेजिया, एपिजिडिया, म्यूकर एंड सिनिफल एस्ट्रम। इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन राइजोपस है जो इस बीमारी को पैदा करता है। ये ऐसा फंगस है जो हमारे, इसको हम यूबिक्विशियस फंगस बोलते हैं। और ये हमारी मिट्टी और जो जितने भी हमारे जो सड़े हुए फल और वेजिटेबल्स होती हैं, इसमें ये ग्रो करता है। गीली जो आपकी वुडन जैसे लकड़ी की कुछ चीजें जो गीली हैं, उस पे भी ये फंगस ग्रो करती है। और हाल एक तरह से मान लीजिए पूरे एनवायरनमेंट में ये फंगस है, बट उसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जिनको ये इन्फेक्शन हो रहा है, ज्यादातर मरीज वो ऐसे हैं जो डायबिटीज के शिकार हैं, जो लंबे समय से डायबिटीज के शिकार हैं, जिनका शुगर लेवल बहुत हाई है, उसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम डैमेज हुआ है। और ऐसे लोग हैं जो HIV और एड्स के जो शिकार होते हैं, उनका भी इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड होता है, उनको उसको इम्यूनो सप्रेशन बोलते हैं। कैंसर के ऐसे मरीज हैं, और जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट, जिनको जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है, उसमें भी इम्यूनो सप्रेशन रहता है। ऐसे मरीजों में इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है, और इसी में ये फंगस ग्रो करता है। बात रही कोविड की, कोरोना वायरस में की वजह से क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम डैमेज होता है उसके इन्फेक्शन से, प्लस आप इतना स्टेरॉइड्स, जैसे स्टेरॉइड्स का यूज रहता है, क्योंकि लंग्स में इसका इन्फेक्शन रहता है कोविड का, जिसकी वजह से लंग्स को सेव करने के लिए आप भरपूर स्टेरॉइड्स देते हैं, जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी सप्रेस रहती है। अब ये फंगस किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करता है, जैसे कि सांस की वजह से नाक में जाता है, आप उसको किसी फूड में, अगर वो है, कोई फूड मटेरियल आप खा रहे हैं उसके अंदर भी रहता है, प्लस आपको अगर किसी चीज से चोट लग गई है तो वो आपकी स्किन में घुस जाता है। इसकी वजह से एक राइनो सेरिब्रल ऑक्यूलाई, एक इन्फेक्शन है जो कि हमारी नाक, ब्रेन और आईज में ये म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन करता है। ये छाती में घुस सकता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, प्लस हमारी स्किन में किसी की चोट की वजह से जा रहा है, और देखा जाए तो ये पूरी बॉडी में फैल सकता है। अब प्रॉब्लम ये है, ये हमारे एक पैरानेजल साइनसिस का मैं आपको एक फिगर शो कर रहा हूँ, जिसमें आप देख पा रहे हैं हमारी नोज के नेजल कैविटी, मैक्सिलरी साइनस, इन सब में ये जाके ये फंगस घुस जाता है। और अब ये करता क्या है, ये बॉडी के ब्लड वेसल्स में घुस के, और जहां जहां ये फंगस जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, वहां वहां की बिल्कुल रोक देगा और उसको बिल्कुल डेड कर देगा। डेड करने के बाद उसका कलर जो है वो ब्लैकिश कलर, क्योंकि वो ब्लैकिश कलर हो जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लैक फंगस। अब इसके क्या क्या हमें चीजों को कैसे हम पहचाने कि ये किस तरह का असर हम पे कर रहा है। ये हमें दर्द कर पैदा कर सकता है, हमारा एक तरफ का सर में दर्द रहेगा, नाक बंद हो सकती है, कभी कभी नाक में ब्लड से ब्लीडिंग भी हो सकती है, और ये इतना कुछ कर सकता है कि आपके जो हमारा जो देखने हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो हमारी आईज में अगर ये इन्फेक्शन कर दे तो हमारे आंखों का आगे धुंधलापन, और प्लस हो सकता है कि हमें दो चीजें दिखाई दे रही हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दांतों में पेन करे, दांतों के मसूड़े में ये कालापन कर सकता है, और हो सकता है कि दांत अपने आप गिर जाए। इस चीज अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपके अंदर म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन कॉज कर चुका हो, और अब आपको समझने की जरूरत है। इसकी जो पहचान है, चेहरे पे आपको सूजन दिखाई देगी, चेहरे का जो चमड़ी का जो कलर है वो थोड़ा सा कलर का चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो हो सकता है वो ब्लैकिश दिखाई दे जाए, और आंखों में सूजन रह सकती है। अब आपको करना क्या है, डरना नहीं है, बट इसके ऊपर हमें इसको जांच करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप नॉर्मल ब्लड काउंट, CBC बोलते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। सबसे मेन जो टेस्ट, इसको जो हम लोग पहचान सकते हैं कि ये फंगस हमारी बॉडी में आ चुका है, अगर आपको नाक में ब्लॉकेज फील हो रही है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, वहां से उसका टेस्ट लेके, उसका सैंपल लेके, उसको हम KOH माउंट बोलते हैं,
2-3 घंटे में हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में वो हमारे साइनसेस में म्यूकरमाइकोसिस बन चुका है कि नहीं बन चुका है। हम लोग दूरबीन से जाँच कर सकते हैं, दूरबीन के द्वारा देख सकते हैं कि अंदर कुछ फंगस पैदा हो रही है। प्लस इसका जो एक हम लोग ये एक एमआरआई पैरालिसिस साइनसिस का, ऑर्बिट का और ब्रेन का ये करवा सकते हैं, ये देखने के लिए कि फंगस वहाँ पे है या नहीं। अब रही बात इसको मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर घनश्याम हैं, वो हमें समझाएँगे कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है। Entire screen में कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर हेलो सर, दो डिवाइस एक पास नजदीक में कनेक्ट हुए हैं सर। हेलो सर, दो डिवाइस कनेक्ट हुए हैं मे बी नजदीक में ही, इसलिए इको हो रहा है। एक डिवाइस में से रिमूव कर दीजिए। अब देखो। ये जो Connect by one. कर दीजिए। शेयर हो चुका है, शेयर हो चुका है, शेयर हो चुका है। सर दूसरे डिवाइस में से सर आप बोलिए, हो नहीं रहा है इसमें। विकास सर, आप अपने डिवाइस में से लॉग आउट कर लीजिए। हेलो विकास सर। विकास सर, आप लॉग आउट कर लीजिए वरना इको होगा। नजदीक में दो डिवाइस कनेक्ट है इसीलिए।
म्यूट। सर अभी अभी हो रहा है क्या? हेलो विकास हाँ, सर, ये हो नहीं रहा है। एक मिनट आपकी देख स्क्रीन रहे आ रही है, अभी पीपीटी से ओपन कर लीजिए अपने। पीपीटी। बोलो। अब पीपीटी ओपन तो कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, आप इसमें लॉग इन हाँ करिए। सर सुनाई दे रहा है, आप कंटिन्यू मेरा कीजिए। पीपीटी दिखाई दे रहा है आपको? हाँ पीपीटी भी दिखाई दे रहा है। पीपीटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम। मैं यहाँ राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट ईएनटी हेड एंड नेक सर्जरी पे हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। और डॉक्टर जितेन ने बहुत अच्छे से समझाया है रिगार्डिंग कोविड-19. The myths have all been broken, and he has wonderfully demonstrated everything regarding the immunity and how the vaccine is working. डॉक्टर विकास ने काफी अच्छे से समझाया है रिगार्डिंग म्यूकोरमाइकोसिस, its clinical presentation, and how do we receive this mucormycosis in a immunocompromised patient. Next, I will be taking over with the management of this mucormycosis. It has the medical management में अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 3 ड्रग्स हैं, एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल एंड आइसाबिकोनाजोल. इसमें एम्फोटेरिसिन बी और पोसाकोनाजोल, these are the only 2 drugs which are being rampantly used, and amphotericin B is the strongest and most efficacious among all these drugs. पेशेंट आता है तो हमारे पास फर्स्टली वी गो फॉर if it is a proven case of mucormycosis, then I will be covering the topic in 2 parts: the medical management and the surgical management. मेडिकल मैनेजमेंट में एक पिक लाइन हम लोग कहते हैं, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लाइन, एक वो इंसर्ट किया जाता है क्योंकि रेगुलर बेसिस पे पेशेंट के सैंपल्स भी जाते हैं स्टडी के लिए, ब्लड सैंपल्स, और पेशेंट की बाकी फीडिंग देनी होती है, ये जो ड्रग्स देने होते हैं, ये सेंट्रल लाइन में जाता है, तो फिर पेशेंट काफी सेफ रहता है, ठीक रहते हैं. किसी भी इस तरीके का जो हमारा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन देने से पहले पेशेंट को कुछ प्री मेडिकेशन किए जाते हैं. वो जनरली प्री मेडिकेट विथ नॉर्मल सलाइन, 1 full whack of 500 ml of normal saline, and other drugs like anti-emetic drugs, anti-allergic drugs, all these things are being given just so that the patient tolerates the amphotericin B, because this is a very strong medicine. Liposomal amphotericin B is the form of amphotericin B which is least toxic to the body. It is just a form of amphotericin B. The dose is 5 to 10 milligram per kg per day, which is given over a period of 2 weeks. 2 weeks तक लगातार ये इंजेक्शन दिया जाता है. उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग इसको टैबलेट पे कन्वर्ट किया जाता है, पोसाकोनाजोल के टैबलेट्स पे. और जो टैबलेट पोसाकोनाजोल, दैट इज अगेन गिवन फॉर फर्दर 2 weeks. After 2 weeks, we assess the patient again clinically, radiologically, and tab posaconazole, the continuation therapy is given for the further 2 to 4 weeks until the patient is clinically and radiologically stable, and the disease has been totally cured. Till the time of clinical resolution and radiological stabilization, these drugs are being given. Now, these are very costly drugs. There is absolutely no doubt in this. Amphotericin B is available in 3 forms. One is amphotericin ointment, amphotericin plain only amphotericin B, which is in powder form, and another one which is liposomal amphotericin B. The injection amphotericin B is very toxic, very nephrotoxic. So this drug is being given very conservatively, the only amphotericin B. The whole idea of discovering this liposomal amphotericin B was this only, that somehow you give amphotericin B and that will be least toxic to the body. तो जो liposomal amphotericin B है वो costly है, no doubt, but that is very good for the body. It is very less toxic for the body as compared to the plain amphotericin B. The cost is huge.
जो plain amphotericin B, it may cost from just 150 rupees, but the liposomal amphotericin B, it costs around 3,000 to 5,000 rupees of 150 milligram vial. And similarly, posaconazole, that costs around 300 rupees per tablet for just 100 milligram of tablet. So the whole treatment, the medical management is very costly. It goes from 4 to 6 lakhs rupees only for, if we calculate regarding only the drugs part. Now, along with this medical management, we also have to control the diabetes of the patient. We have to understand what is the immunomodulatory drug he is taking, and we have to discontinue that immunomodulatory drug, discontinue any other nephrotoxic drug, because it causes a lot of nephrotoxicity. This liposomal amphotericin B, it has the potential. It doesn't necessarily cause that much, but it has the potential of causing it. So if the patient is already on any immunomodulatory drug or any nephrotoxic drug, we should generally discontinue that drug. And we have to achieve good glycemic control, manage other adverse effects of this drug and the nutrition of the patient, including hypokalemia, hypomagnesemia. One thing we have to understand, that no antifungal prophylaxis is needed. People should avoid hoarding of drugs, which is generally causing all these drugs being shunted to the black market, and people are forgetting humanity, and this is the time to serve humanity. Please do not hoard any drugs. There is no antifungal prophylaxis which is recommended till now, that we have to understand. Coming to the surgical management, which the name of the surgery is just debridement. According to the sites which are involved, that is, if there is involvement of the sinuses, we have to debride the sinus, maxillary sinus, ethmoid sinus, sphenoid sinuses, the nasal cavity, septum, the turbinates, whichever area has been involved by this mucor, we have to generally debride it, remove that part, remove those dead tissues, the black eschar, including the eye if required. The patient may have to undergo orbital exenteration. Sometimes in extensive cases, it may go up to the skin of the cheek or the infratemporal fossa, sometimes it extends into the intracranial part, the pterygoids. All these things have to be removed. We have to achieve a good surgical debridement at the end of the surgery. It is a long duration surgery depending on the amount of debridement which has been done. And we have to understand that the patient may have to undergo repeated sessions of this debridement, which may have to be done on a daily basis or on alternate day basis. That depends on the clinical condition of the patient and the recovery of the patient. These sessions can be repeated under local anesthesia later on, but the first debridement should be done under general anesthesia. Transcutaneous retrobulbar amphotericin B, these are given in a very selected group of patients, very selected, very few patients, 1 ml of say 3.5 gram per ml. These very selected patients. We have to understand that there is no reconstruction which is being done at that point of time. No reconstruction, just the debridement. Let the patient heal, let everything settle for a few months, and then we can think about the reconstruction aspect, which is being done with either, if the orbit is lost, then patient may receive one orbital prosthesis, or any reconstruction with free flaps, or other forms of reconstruction like local flaps or something. But these things are being done only when the patient is cured, and at least 3 months after the full form of recovery. Certain do's and don'ts, I'll be concentrating on this. During this COVID-19 management or something, after that also control the hyperglycemia, because the patients are sometimes on steroids, and sometimes newly detected patients. We have seen many newly detected patients during this COVID only. Patients don't know that they are already diabetic, and they have been hyperglycemic for a long period of time, and newly detected cases. India is capital of diabetes, that we have to understand. So there is no doubt that we are seeing a lot of these mucor cases and all, just because of this. Because India is diabetes capital, a lot of people have already underdiagnosed, or who have not been yet diagnosed with diabetes, and they are now
getting into the control of this blood glucose. Now, another thing, there is a myth which has been cleared by Dr. Jiten also. Do not fear steroids. They save life. There is no doubt in this. But use them judiciously and only under guidance of the doctor. Only if your doctor prescribes them, then only we have to take it. And the doctor will generally prescribe them after the first week of COVID, not during the first week of symptoms of the COVID. Dr. Jiten has already told a lot regarding the management of COVID, and I hope all these things will be taken forward. Use antifungals and antibiotics quite judiciously, and whenever we are using these humidifiers during oxygen therapy or in BiPAP machines, always use clean, sterile water and use clean tubings at home for nebulization and other purposes. Some don'ts: do not miss any warning signs and symptoms. As explained by Dr. Vikas sir, we have explained you regarding the warning signs and symptoms. Do not ignore them. And to all the doctors also, do not consider all cases with blocked nose as cases of allergic or bacterial rhinosinusitis. Do not hesitate to seek any aggressive evaluation techniques like taking a swab or taking a few tissues from the nose or any paranasal sinus of the patient. Go for early diagnostic nasal endoscopies and radiological evaluation. If required, we can go for a CT scan or contrast enhanced MRI. Do not underestimate the time factor. It grows very, very fast. We have seen patients in the morning, and when you see it in the evening, it has already grown very fast. Though it grows by hour, we should not lose time. So we have to act fast. Thank you. Thank you, Dr. Ghanshyam. I think it was a great evening, and we bid goodbye to the talk. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. So, Jiten sir. Yeah. Yeah. So, with your permission, sir, should we conclude the session? No, I think if I can't see any questions, if there are any questions, take them. Do you see them? No, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So, on the behalf of the organizer, I would like to thank you for your insightful and educative talk. So, with this, I'm ending the session now. Thank you.